हम उस घर में आ चुके हैं जिसकी दिल्ली नहीं पूरे देश में चर्चा हो रही है कि इस घर में पैसा ही पैसा बरस रहा है। मेरे पिताजी होते तो आज जो है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नहीं होता। तो क्योंकि मैं दो बहनों के बाद में हुआ तो उन्होंने कहा कि बेटे का प्रवेश हो गया। एक तो मेरी कोई जो है लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। तो मेरे पिताजी का इतना डर रहता था दिमाग में, अब उन्होंने एक लड़की बोली इससे शादी करनी है तो उसी से करनी है। मेरे को ये सच्चाई है कि मेरे को 5 बच्चे चाहिए थे। इस बात का मुझे थोड़ा है कि 2 बच्चे और होते तो अच्छा रहता। तो मेरी जितनी औकात थी, जो भी मेरी संस्था की औकात थी, तो मैंने कहा सारी गरीब जो भी यहाँ की जरूरतमंद हमारी लाडली माता बहन है, उनको मैं कुछ भी अगर मासिक सहायता कर सकता हूँ तो मैं करना शुरू करूँगा। और मैंने करना शुरू किया। तो इस बार हमारी सरकार बनेगी और हम दिल्ली के लोगों को काम करके दिखाएंगे। हम उस घर में आ चुके हैं जिसकी दिल्ली नहीं पूरे देश में चर्चा हो रही है कि इस घर में पैसा ही पैसा बरस रहा है। क्यों प्रियंका, लग रहा है कि पैसा? आम आदमी पार्टी तो यही कह रही है कम से कम कि यहाँ पर पैसा ही पैसा है। एक शख्स है यतेंद्र जो बहुत चर्चा में है और आज वो हमारे साथ चर्चा में होने वाले हैं, हमारे गेस्ट हैं। और वो हैं पूर्व सांसद और दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता परवेश सिंह, जो इनको पूरा नाम अगर बोलें तो परवेश साहिब सिंह वर्मा। मैं परवेश जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले जो शुरुआत है, परवेश बोले या प्रवेश बोले? ये बहुत सही कंफ्यूजन है। ये तो मेरे बच्चे भी मुझसे बोलते हैं कि पापा असली नाम क्या है? तो कोई मुझे परवेश बोलता है, कोई मुझे प्रवेश बोलता है। तो मैं जब जो है हिंदी में तो एक ही तरीके से लिखेंगे, इंग्लिश में उसको PAR या उसको PRA लिख सकते हैं। तो मैं अपने आप को तो परवेश ही बोलता हूँ। कुछ लोग मेरे को चाहते हैं कि मैं जो है इसको प्रवेश बोलूं, प्रवेश बोलो, मगर मेरे मुंह से जो आता है वो तो परवेश ही आता है। तो हम आपको परवेश बोले। जी जी जी। ये नाम तो आपने क्लियर कर दिया। फॉर द रिकॉर्ड, परवेश वर्मा खुद को परवेश बोलते हैं। ये वर्मा की भी कुछ कहानी है ना? ये शायद आपका फैमिली नेम नहीं है, क्योंकि जो शायद गोत्र का नाम लाकड़ा जो आपका जाति के साथ देखिए, से मैं आता है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को बहुत बड़ा नेता बताया। तो मैं अपने आप को कोई बड़ा नेता नहीं समझता हूँ। मेरे को एक घटना याद आ रही है कि एक बार जो है यहाँ से जो है हमारे अपना निगम के नेता होते थे, तो वो यहाँ से चांदनी चौक से, तो वो जो है उनसे किसी ने एक बार बोला कि आपके पास में 1000 रुपए का छुट्टा है क्या? तो वो बोले कि नहीं, मेरे पास 1000 रुपए का छुट्टा नहीं है, मगर तुमने मेरे को इस लायक समझा कि मेरे पास 1000 रुपए का छुट्टा हो सकता है, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। तो आपने मेरे को जो है इस लायक समझा कि मैं बीजेपी का बड़ा नेता हूँ, इसके लिए आपका धन्यवाद। परवेश भाई, आप 2 बार चुनाव जीते हैं लोकसभा का, दोनों ही बार रिकॉर्ड बनाया आपने। तो बड़ा नेता बिल्कुल, अगर उस मायने से देखें, जो रिकॉर्ड बनाया वो दिल्ली में कोई नहीं बना पाया। लोकसभा का चुनाव तो जो है पूरे देश में केवल एक ही नाम से जीता जा रहा है, और वो है हमारे जो है मैं कहूँगा पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता हमारे आदरणीय मोदी जी। तो लोकसभा कोई ये बोले कि पिछले जो है 3 बार से वो आदमी जीत रहा है तो वो बिल्कुल गलत होगा। मैं समझता हूँ लोकसभा का चुनाव अगर कोई जीत रहा है तो वो जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से ही हम ये लोकसभा का चुनाव जीतते हैं। बड़े होने की निशानी भी यही है कि श्रेय दूसरों को दे दो, अपने बड़ों को दे दो। ना ना, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे को इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। दिल्ली में 7 सीटें जीतना और जो है 3 बार जीतना और पूरे देश में 3 बार हमारी सरकार बनाना, वो ठीक है कि हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है और जो है, मगर जो नाम है लोकसभा का चुनाव में, क्योंकि एक लोकसभा में 21 लाख सीटें होती है, 21 लाख वोट होती है, 22 लाख, 24 लाख, मेरे यहाँ पे 24 लाख वोट थी। अब 24 लाख वोटों को एक इंसान को जो है संभालना, उनको मैनेज करना, वो जो है कोई कर ही नहीं सकता। तो वो केवल हवा का चुनाव होता है। वो जो सारे देश में बड़े बड़े काम हुए वो होता है चुनाव। तो वो केवल एक ही नाम है, वो है हमारे मोदी जी का। तो उन्हीं के नाम के सहारे ही जो है हमारे देश में गाड़ी चल रही है। वो वर्मा वाली कहानी रह गई सर इस बीच में। हाँ, तो हुआ क्या कि देखिए, हम तो गांव के लोग हैं। मेरा गांव है दिल्ली में मुंडका। तो मैं तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, मेरा 1977 का जन्म है।
तो मेरे पिताजी जब वहां से गांव से आए थे तो उन्होंने केशवपुरम में, तो उस स्थान को बहुत सारे लोग जो है लॉरेंस रोड के नाम से जानते हैं। लॉरेंस कोई जो है अंग्रेजों का अफसर होता था, उसने वहां पे कभी कोई परेड निकाली होगी, मार्च निकाला होगा, तो उसको लॉरेंस रोड बोलने लग गए। तो मेरे पिताजी ने उसका नाम को बदल के केशवपुरम किया, जो हमारे जो है जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की थी, तो उनके नाम से केशवपुरम डॉक्टर किया, साहब के नाम पर, है ना, डॉक्टर साहब के नाम पे। तो अपना, तो फिर क्या हुआ कि जब वो आए शहर में, अब शहर में तो गांव के लोग नहीं होते थे, शहर में तो जो है ना जाट समाज के लोग नहीं होते थे, तो वहां तो सारे मिक्स होते थे। तो एक बार क्या हुआ, पिताजी को फोन आया कि आपको चुनाव लड़ना है। अब उस समय जैसे आजकल होता है कि एक एक जो है विधानसभा में 25-25 उम्मीदवार हैं और ऐसे वो टिकट के लिए, तो वो जो समय होता था उस समय तो कोई पार्टी की टिकट ही नहीं मांगता था। उस समय सबको लगता था कि कांग्रेस का दबदबा है ऊपर से नीचे तक, तो कांग्रेस ही जीतेगी और हम सबकी तो जमानत जब्त होगी। तो चुनाव लड़ने का मतलब है जमानत जब्त होना, अपना पैसा खर्च करना, अपनी इमेज खराब करना। तो पिताजी के पास में आया फोन, तो वो जो है तो वो कहे कि आपको चुनाव लड़ना है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मैं आपको सोच के बताता हूँ। तो फिर उन्होंने एक दो लोगों से बात किया होगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं यहाँ से चुनाव लड़ता हूँ। तो जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो वो उस समय अपने नाम के आगे लाकड़ा लिखते थे, जो हमारा गोत्र है, जो हमारे गांव का गोत्र है। तो उनको किसी ने बोला कि क्योंकि यहाँ पे गांव के लोग नहीं हैं, जाट समाज के लोग नहीं हैं, तो अपने को वोट के लिए आपको एक ऐसा नाम रखिए जिससे कोई भी जाति धर्म का नहीं पता लगता है। तो ये है कहानी। तो अब मैंने ये आपके चैनल पे पहली बार बताई है, तो जो है मेरे को तो कोई जो है अपना ये जो होते हैं सुनार होते हैं, तो ये भी वर्मा लिखते हैं, ये भी वर्मा लगाते हैं। तो बहुत सारे सुनार लोग आते हैं, वो कहते हैं अरे आप भी वर्मा है, हम भी वर्मा है। तो मैं बोलता हाँ मैं भी सुनार ही हूँ। तो इसलिए देखिए मैं समझता हूँ जो मेरे पिताजी ने संस्कार दिए हैं वो ये दिए हैं कि मानवता की सेवा करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो। इसलिए उन्होंने 3 संस्थाओं का जो है अपना निर्माण किया था, बनाई थी। एक थी राष्ट्रीय स्वाभिमान, एक थी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वाभिमान, एक थी राष्ट्रीय मुस्लिम स्वाभिमान। तो बहुत सारे लोग को ये लगता होगा कि हम तो जो है कोई जो है अपना मुसलमानों के लिए काम नहीं करते हैं, मगर अभी तक हमने 400 मुस्लिम लड़कियों का निकाह करवाया है। हमने उसका कभी प्रचार नहीं किया, ना हमने कोई उनसे बात करी कि हमें वोट कीजिए। तो ये सारे मानवता के काम होते हैं जो मैंने पिताजी से करना सीखा। आपने जैसे ही बोला मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ गई, पर मैं क्या कर रही हूँ उसे होल्ड कर लेते हैं। अब जब आप बैठेंगे परवेश जी तो आपको ना फ्लैशबैक से ले जाते हैं, मतलब पीछे से शुरू करते हैं। आज आपकी इमेज है एक सीधा Serious. कम बोलने वाला नेता, सीरियस। जब आप छोटे थे तब कैसे थे, मतलब सीरियस रहते थे, पढ़ाई वाले थे, मस्तीखोर थे, कैसे थे? मेरा जो अभी तक सारे मेरे मित्र बोलते हैं, जो मेरी इमेज बन गई है वो ऐसी बन गई है। तो मैं जो है वैसे भी बहुत ही कम बोलता हूँ। तो ये कंप्लेंट ना केवल मेरे कार्यकर्ताओं की है, ना मेरे मित्रों की है, बल्कि मेरे बच्चों की भी है, मेरी पत्नी की भी है, मेरी माँ की भी है, मेरे भाई की भी है, मेरी बहनों की भी है। तो मैं बहुत ही कम बोलता हूँ। तो मैं आप जो है कह सकते हैं अच्छा लिसनर हूँ। मैं ज्यादा सुनता हूँ, थोड़ा कम सोचता हूँ कि कम बोलूँ, जितना जरूरत है उतना कम बोलूँ। कई बार उत्तेजित हो जाता हूँ तो थोड़ा ज्यादा बोल देता हूँ, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि कम बोलूँ। कम बोलते हैं लेकिन ये तो बिल्कुल ये जाट वाली जो शैली होती है ना कि ज्यादा बोलना और आप कह रहे हैं कम बोलना, ये तो मतलब बिरादरी के साथ धोखा नहीं है, नेचर के साथ धोखा। नहीं, क्या है कि आजकल जो है ज्यादा बोलने वाले को भी बहुत जो है लोग नहीं पसंद करते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि काम ज्यादा करे, बोले कम, तो ये अच्छा रहता है। तो जीवन का ये फलसफा क्या उसी फ्लैट से है? जनता फ्लैट में शायद आप एक बड़ा परिवार रहता था, माता पिताजी भाई बहन, एक कजिन सिस्टर भी रहती थी। नहीं, बहुत सारे लोग। हमारा छोटा सा आज भी वो फ्लैट है, 40-50 गज का था शायद। आज भी वो जो है 40-50 गज का फ्लैट है, और वो वहाँ पे केशवपुरम में C4 150 उसका एड्रेस है, जहाँ से मेरे पिताजी सबसे पहले आए और वो वहाँ पे जो है ना पहली बार निगम पार्षद बने। नाम जो मेरा है परवेश, वो कैसे पड़ा ये आपने नहीं पूछा। तो क्योंकि मेरे से 2 बड़ी बहनें, तो अभी होता था गांव में जो होती थी दादी होती थी, जो मेरी दादी थी भरपाई देवी जी, तो उनमें जो होता है कि जो है ना बेटा होना चाहिए। तो मेरे से 2 बड़ी बहनें,
तो क्योंकि मैं 2 बहनों के बाद में हुआ तो उन्होंने कहा कि बेटे का प्रवेश हो गया, तो इसलिए उन्होंने मेरा नाम परवेश घर में बेटे की एंट्री हो गई है। बेटे की एंट्री हो गई। उसके बाद में मेरे बाद एक और बेटे की एंट्री हो गई थी। उस छोटे से घर में कैसे चलता होगा गुजारा पूरा? वो छोटा क्योंकि सा आज- घर था। आज आपका देखें जो आज- लोग देखते होंगे हाँ। बाहर से, बड़ी कोठी, बड़ा बंगला। मैं समझता उस हूँ ये जो कमरा है जिसमें हम लोग बैठे हैं, तो पूरा फ्लैट ही इससे थोड़ा सा बड़ा ही होगा। छोटा सा था, 2 उसमें बेडरूम थे, एक उसमें छोटा सा कमरा था जिसमें लोगों से मिलते थे। बहुत ही छोटा सा 10 बाय 10 का था हमारा वरांडा है, और केवल पूरे घर में एक ही टॉयलेट बाथरूम है और एक ही छोटी सी किचन है। तो वहाँ पे छोटी सी किचन में ही मेरी माताजी रोज जो है 50 लोगों के लिए चाय बनाना, उनको खाना खिलाना, ये सारे काम वहाँ से करके, और ना केवल हम जो है 5 भाई बहन थे, मेरे माता पिता थे, बल्कि मेरी जो है बुआ जी भी थी, मेरी वहाँ पे कजन सिस्टर भी रहती थी, मेरी दादी जी भी आ जाती थी, मेरे दादाजी भी आ जाते थे। तो वहाँ पे 10-12 लोग ऐसे घर में रहते थे। तो हमने वो सारे कुछ जो हमारा जीवन था उसको देखा हुआ है। वहाँ से निकल के मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करी अपने जीवन में, तो वहाँ से निकल के तो मुझे वो आज भी याद है। पूरा लाइफ वो जो था मेरा, वहाँ पे सड़कों पे घूमना, और मैं उस समय तो जो है ना एमसीडी के स्कूल में पढ़ता था। मैं तो बहुत ही साधारण तरीके से, और वहाँ पे शाखा में जाना, और वहाँ पे डीटीसी बसों में घूमना, और कभी जो है यहाँ पे मोहन सिंह पैलेस में आते थे जीन्स खरीदने के लिए, जो है यहाँ पे करोल बाग में कौन सी मार्केट थी वहाँ, हाँ वहाँ पे टैंक रोड में जीन्स खरीदते थे। तो ऐसे वो सारी लाइफ जो एक जो है दिल्ली की जान है, जो दिल्ली में मैं समझता हूँ दिल्ली वासियों ने ये सारी लाइफ को जिया है, तो वो सारी लाइफ को मैंने जिया है। अगर उस फ्लैट में कुछ गेस्ट आ जाते होंगे तो कैसे एडजस्ट करते होंगे? आप कहाँ सोते होंगे? मम्मी पापा कहाँ सोते होंगे? तो ऐसा कुछ? जब हम जो है एक ही बेड था वहाँ पे बड़ा, उसमें कोई जो है 6 लोग सोते थे। एक बेड पर 6? हाँ, तो जो मेरे 5 भाई बहन थे, हम लोग उसी पे सोते थे, और एक जो वहाँ पे पैर के साइड में जगह बचती थी वहाँ पे एक आदमी सो जाता था। तो जब हम सुबह उठते थे तो उसी बेड के कोने में 4 आदमी बैठे होते थे। जब हम सुबह उठते थे तो वहाँ पे 4 आदमी बैठे होते थे पिताजी से मिलने के लिए। तो जो है मेरी माता जी उनको चाय पिला रही होती थी, तो फिर हम उसी ऐसी अवस्था में ही उठते थे, ऐसे ही फिर जो बाथरूम में वहीं उनके बीच में तैयार होते थे, स्कूल के लिए कपड़े पहनते थे, और फिर जो है स्कूल जाते थे। तो बहुत ही मैं समझता हूँ एकदम अपना साधारण सी लाइफस्टाइल थी। आपका अभी जिस तरीके से हम राजनीति में भी देख रहे हैं, एक चिड़िया है ना, एक फिनिक्स, कहते हैं कि अपने आप राख होती है फिर दोबारा से उठती है। लेकिन मैं क्योंकि बचपन की बात करें, कुछ ऐसे इंसिडेंसेस रहे हैं लाइफ में जहां पर आपको लगा हो कि बस ये तो मैं बच गया, मतलब मेरी जान बच गई, या ऐसा कुछ ऐसी घटनाएं जो जहन में हमेशा के लिए रह जाती है? कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं? देखिए, एक नहीं हुआ, मेरी लाइफ पे तो बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए जहां पे मेरे को लगता है कि मैं जो है मरते मरते बचा हूँ। सबसे पहले मुझे याद है कि जब तो हमारे वहाँ पे फ्लैट के सामने पार्क था, C4 का पार्क बोलते थे उसको, वहाँ पे मंदिर के सामने पार्क था। तो वहाँ पे जागरण हो रहा था, मैं और मेरा पूरा परिवार वहाँ पे जागरण में बैठा हुआ था। हम वहाँ पे जागरण को देख रहे थे, सुन रहे थे। 11:30 बजे के करीब का समय था, और फिर जो है अगले दिन स्कूल भी जाना था। तो वहाँ पे देर हो गया, नींद भी आने लग गई। तो एकदम से माताजी आई और उन्होंने कहा, बेटा चलो, अभी बहुत देर हो गई, कल स्कूल भी जाना है। तो हम वहां से उठकर अपने घर तक पहुंचे, लगभग जो है 50 मीटर दूर हम अपने घर पे पहुंचे। तो एकदम से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। वहां पे आवाज सुनी हमने, तो हमने वहां जाके देखा तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। जिस जगह पे मेरा परिवार बैठा हुआ था, भाई बहन बैठे हुए थे, वहीं पर ही बॉम्ब गिरा। उसी जगह पर? बिल्कुल उसी जगह पे बॉम्ब गिरा। वहां पे एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी, बाकी बहुत सारे व्यक्ति घायल भी हुए थे। तो और फिर वहां पे क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद में मैं वहां पे क्रिकेट खेलता था स्कूल से आने के बाद में। तो वहां पे क्रिकेट खेलते हुए फिर मैं जो है कोई शॉट मारी, तो मैं बॉल को लेने गया। तो मैं जो ये सारी पार्क की ग्रिल होती है, मैंने उसको एकदम से पकड़ लिया। तो वहां पे करंट था, तो करंट में मैं वहां पे बहुत देर तक तो चिपका रहा। फिर एक आदमी ने आके डंडा मार के मेरे को हटाया, तो मेरे हाथ में गड्ढे हो गए थे और वहां पे मेरी जान बची। ऐसे ही हम एक बार जो है जा रहे थे, पूरा परिवार के साथ में बस में बैठकर जा रहे थे, जो है हमारा हॉलीडे था कहीं पे।
तो मेरे को ध्यान है मैं वहां पे खिड़की के पास में बैठा था, छोटा था, 7वीं 8वीं क्लास में। तो मैं वहां से चलती बस से जो है नीचे गिर गया, और जब मैं नीचे गिरा तो किसी को ध्यान नहीं था बस में, क्योंकि रात का समय था, 12-1 बजे का समय था। पीछे कोई गाड़ी चल रही होगी, उसने देखा कि कोई बच्चा गिरा है, तो उन्होंने मुझे वहां पे उठाया। मतलब वहां पर तो एक्सीडेंट भी हो सकता था, वो गाड़ी चाहती तो मार के, अगर उसे नहीं पता चलता। तो वो मैं बचा, तो फिर उसने बस को रोका, बस से पूछा कि आपका बच्चा गिरा है। उन्होंने कहा कौन बच्चा गिरा है? फिर उनको ध्यान आया कि परवेश गिर गया। तो फिर वो देखा तो मेरा पूरा जो ये था स्कल था, वो पूरा एकदम से जो है ना सॉफ्ट हो गया था, तो पूरा अंदर घुस गया था। फिर वहां से पिताजी ने यहाँ पे दिल्ली में फोन किया, कहीं पे फोन मिला दूर दराज पे जो भी है शहर में, वहां से फोन किया। फिर वहां से ट्रेन से मेरे को कहीं ले गए, वहां पे हॉस्पिटल में पट्टी वट्टी हुई, कोई जो है वैद्य भी मिला, उसका भी पट्टी लगाया, तो वो ठीक हो गया 1 हफ्ते में। ऐसे ही एक बार हम गए थे बॉम्बे में, तो वहां पे मैं खो गया। तो वहां पे 1 दिन तक पूरा दिन ही नहीं मिला। मेरा जो है सारा परिवार भी ढूंढ रहा है, वहां के लोग भी मेरे को हाथ पकड़ के देख रहे हैं कि कौन है क्या है। तो मेरे को ध्यान नहीं था कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या था। तो मैं भी इतना खो गया था। कितने साल की होंगे आप तब? मैं तब होऊंगा 5-6 साल का रहा होऊंगा। तो बहुत ही मैं जो है डर गया था। तो ये भी हुआ। फिर एक बार मेरे को डेंगू हो गया। डेंगू हो गया तो मेरा प्लेटलेट हो गए थे 10,000 के करीब में। तो मुझे ध्यान है कि मैं जो है यहाँ पे गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती था। तो जब वो 10,000 हुए तो मैं तो बेहोश था। तो मेरे पिताजी वहां पे मुझे बता रहे थे लोग बाद में कि वो तो एकदम से रोने लग गए, और वहां पे बहुत सारे कार्यकर्ता आ गए प्लेटलेट देने के लिए, मगर वो ठीक नहीं हो रहा था। मगर दोपहर में जैसे ही मेरे को हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे, तब जो है पिताजी ने स्वामी रामदेव जी को फोन किया। वहां से उनको बोला कि भाई ऐसे ऐसे अपना ज्यादा तबीयत खराब है, तो आप कोई काढ़ा वाड़ा भेजिए। तो उन्होंने हरिद्वार से काढ़ा भेजा। फिर मैंने काढ़ा पिया, तो एकदम से मेरे प्लेटलेट जो है वहां पे ठीक हो गए। तो ऐसे बहुत सारे थे जिसमें मेरी जान बच गई, इसलिए मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ आपके सामने। जो आप इंसिडेंट बता रहे हो लाइफ के, बिल्कुल पॉलिटिकल लाइफ की तरह। जब आपने टिकट मांगी शुरुआत में 2009 में, टिकट नहीं मिली, फिर विधानसभा जीते, फिर लोकसभा बढ़ते चले गए, इसी तरह से लाइफ होती जा रही है आपकी। देखिए मैं बच्चे इतने सारे जो है बहुत सारे लोग नहीं जानते कि मैं जो है बहुत ही स्पिरिचुअल आदमी हूँ, मैं बहुत ही इमोशनल आदमी हूँ, और मैं भगवान में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। मैं बहुत ही अपना गॉड फेयरिंग आदमी हूँ, और मैं ये सोचता हूँ हर बार कि जो भी हो रहा है वो सारा प्रभु की इच्छा से हो रहा है। मेरे को टिकट मिलना नहीं मिलना, क्या मिलना क्या नहीं मिलना, ये सारा डेस्टिनी होती है। हम सब अपना काम करते रहते हैं। ये जो मैं यहाँ पे चुनाव लड़ रहा हूँ नई दिल्ली में, तो मेरे को तो नहीं मालूम था कि मैं यहाँ पे नई दिल्ली में चुनाव लड़ूंगा। मैं तो पश्चिमी दिल्ली से था। पार्टी ने मेरे को एक बार भेज दिया मेहरौली में विधानसभा का चुनाव लड़ने, मैं वहां पे जीता। फिर वहां पे मुझे नहीं मालूम था कि मेरे को पश्चिमी दिल्ली भेजेंगे। मैं सोच के गया था अगर कभी लोकसभा लड़ूंगा तो साउथ दिल्ली से लड़ूंगा, क्योंकि वहीं की विधानसभा थी। फिर मेरे को पश्चिमी दिल्ली भेजा। जब मैं पश्चिमी दिल्ली से 2 बार जीता, मैंने इतने काम किए, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे को टिकट नहीं मिलेगी। जब वो टिकट नहीं मिली तो मेरे को उस समय भी लगा कि कोई जो तो होगी, प्रभु की इच्छा होगी इसमें भी। तो मैंने उसी के सहारे ये सारा समय बिताया। फिर पार्टी ने एक बार बोला कि आपको नई दिल्ली लड़ना है, केजरीवाल को हराना है। तो मैंने कहा हो सकता है यही प्रभु की इच्छा हो, यही राम जी की इच्छा हो, यही हनुमान जी की इच्छा हो। तो हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी प्रभु की इच्छा है। जैसे आपने और पीछे ले जाती है एक बार इन्हें ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहने वाला था। हाँ, मैं वही ले जा रही थी आपको। आपने बोला कि 2 बहनों के बाद आप हुए, नाम भी आपका इसी वजह से प्रवेश रखा। आप तो बहुत लाड ले रहे होंगे, खास तौर पर दादी के। बहुत लाडला था, बहुत लाडला था, क्योंकि फिर दादी बचाने वाली। हाँ, बहुत लाडला था। तो मैं इतना लाडला था कि मेरे को पिताजी हॉस्टल में भेज दिया करते थे। तो मैंने जो है 12 साल में कोई जो है 7 स्कूल चेंज किए। 12 साल में 7 स्कूल चेंज किए। अब हर साल एक हो गया, हर साल 1.5 साल में एक स्कूल चेंज हो गया। अब वो मैं कैसे करता था, ऐसे नहीं कि मैं कोई फेल हो जाता था तो स्कूल चेंज करता था। तो जैसे मैं स्कूल से आया तो घर पे कोई जो है स्कूल का मालिक बैठा हुआ है, वो बोला है अरे ये कहाँ पढ़ता है बेटा, ये तो वहां पढ़ता है। अरे ऐसे कैसे, मेरा स्कूल है, मेरे स्कूल में भेजिए, जा भाई इसके स्कूल में जा। तो उसके स्कूल में भेज दिया। फिर वो 2 साल के बाद में कोई और आया, अरे ये वहां क्यों पढ़ रहा है, मेरे स्कूल में भेजिए, तो वहां भेज दिया। तो पापा किसी को मना ही नहीं करते थे, जो आके बोला मेरे स्कूल में भेजो उसके स्कूल में डाल दिया। तो ऐसे 7 स्कूल चेंज कर दिया। एक तरह से चंदा समझ लिया आपको कि जो मांगने आया उसको दे दिया, जो मांगने आया दे दिया कि अभी तो वहां। तो मेरा जो है मैं था 10th में, मेरा बोर्ड का एग्जाम चल रहा है
और तू उस स्कूल में चला जा। अरे मैंने ऐसे कैसे चला जाऊं स्कूल में, मेरा बोर्ड का एग्जाम है। अरे चला जा, वो इतना बोल रहा है तो मेरे को डीपीएस आरकेपुरम में भेज दिया। तो वहां से मैंने अपनी 12वीं करी। तो ऐसे वो किसी को मना ही नहीं करते थे और मैं ऐसे स्कूलों को चेंज करता रहता था। लेकिन आपकी जो त्यागी स्कूल वाली घटना है, साइन करने वाली, बड़ी अच्छी शरारत है वो तो जो करते हैं। सब करते हैं मनोज जी। एक बात मेरे को लगता है क्या है वो देखिए, एक बार मेरे जो है क्लास में मैंने जो है हमारा टेस्ट था, तो मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की होगी, मेरे नंबर कम आ गए। तो कम आ गए, फेल नहीं हुआ था, मगर कम आ गए। तो जब भी टीचर तो हमेशा कहती थी कि नंबर कम आए तो आपको जाके पिताजी के साइन कराने। तो मैं तो डर गया कि पिताजी को ये नंबर देखेंगे तो पिताजी तो बहुत ज्यादा डांटेंगे। तो मैंने कहा कि इस बार मैं हो सकता है खुद ही साइन कर देता हूँ। तो मैंने खुद ही उनके साइन करने का कॉपी किया। पहले एक जो है कागज पे 20-30 बार 50 बार करता रहा। फिर मेरे को लगा थोड़ा सा अभी नहीं पकड़ पाएगा कोई, तो मैंने उनके साइन किए, मगर वो टीचर ने पकड़ लिए। तो उन्होंने पिताजी को बताया, तो पिताजी ने बहुत डांटा, मगर उसके बाद में मैंने नहीं किया। डांटा या अच्छी तरह से पूजन किया आपका? वो नहीं, तो पूजा हुई कि नहीं हुई? क्योंकि उस वक्त तो डांटना, मुझे लगता नहीं डांटना होता वो होगा। बिल्कुल डांटते नहीं थे। पूजा करते थे अच्छी वाली। जैसे गांव में जाट लोग करते हैं, वो बिल्कुल जाटों की तरह पूरी पूजा करते थे। जाट हुक्का भी पीते हैं। तो बचपन में वो देखिए शौक मैं क्या धुआं हुआ उड़ाया? था तो मैं क्या हुआ, एक बार मैं जो है बीच बीच में गांव में जाता था। मेरे दादाजी मेरे ताऊजी गांव में रहते थे, मुंडका में। तो मैं जब वहां पे जाता था तो वहां पे छत में उनका ताऊजी का दादाजी का कमरा होता था। तो मुझे मालूम होता था कि वहां पे बीड़ी रखी हुई है। तो मैं ऊपर जाता था, वहां पे हुक्का भी, कई बार मेरे को हुक्का गरम मिल जाता था, तो मैं हुक्का का भी घूंट मारता था कि क्या होता है। तो एक होता है कि तड़प सी होती है, एक कि भाई ये क्या होता है। जो चीज को सारी दुनिया आपको मना करने के लिए बोलती है, आप वो चीज कोई ज्यादा करते हैं। तो मैंने बोला देखते हैं। तो एक बार मैंने बीड़ी ली, तो बीड़ी मैंने जलाई, तो अब वो स्मेल आ गई। तो मैं नीचे गया तो स्मेल आ गई। तो वो जो है पिताजी ने कहा तूने बीड़ी पी है? मैंने बोला नहीं। कह रहे नहीं तूने बीड़ी पी है? तो ऊपर गए तो बीड़ी वहां पे गर्म थी। तो उन्होंने मेरे को डांटा, पकड़ लिया। तो ऐसे कोई भी गलती जब भी आप करता, कहें कि आपको डांटा तो हम समझ जाएंगे क्या हुआ होगा। क्योंकि बीड़ी पीने में ऐसे सिर्फ डांट के तो मुझे लगता नहीं कि छुट्टी होगी, है ना? हाँ हमेशा पूजा होती थी। और अच्छी वाली पूजा होती होगी। तो परवेश जी, लड़कों का रिलेशनशिप ना फादर के साथ अलग रहता है और लड़कियों का अलग रहता है। मतलब लड़कियां थोड़ा लाडली भी होती हैं। हमने देखा कि वो जनरेशन इस तरीके की रही है, हम लोगों तक की जनरेशन, जहां बाप और बेटा जो है वो गले नहीं मिलते हैं, एक आंखों की शर्म भी मेंटेन करते हैं। आपका रिश्ता कैसे था अपने पिता के साथ? मेरा रिश्ता भी ऐसे ही था कि वो जो है हमें उनसे बहुत ज्यादा डर लगता था। सारे बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता था। केवल मेरी जो बड़ी बहन है रचना, तो वो उनसे खुल के बात करती थी और पिताजी उनसे बहुत प्यार करते थे। तो हमें कोई भी बात होती थी तो हम फिर जो है फिर मैं अपनी बहन को बोलता था, फिर वो बात करती थी। तो सारे पूरे परिवार को बहुत ज्यादा डर लगता था, क्योंकि वो एकदम जो है घर में बहुत ज्यादा सीरियस भी थे और जो है कभी प्यार, अब हम तो उनके बच्चे थे तो प्यार तो करते ही थे, मगर वो कोई भी गलती को बर्दाश्त नहीं करते थे। तो वो हमेशा था कि भाई जो आपको संस्कार मिले हैं, क्योंकि हम एक जो है बहुत ही साधारण परिवार से, गांव से आए, और जो है मेरे पिताजी कॉलेज में लाइब्रेरियन थे, भगत सिंह कॉलेज में। तो वहां से उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, डीटीसी बस में जाना, वहां पे कॉलेज में जाना, फिर आना, फिर वहां पे काउंसलर बने, कैसी हालातों में कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया। तो वो जानते थे कि लाइफ इतनी आसान नहीं होती है, तो हमें लाइफ को सीरियसली लेना चाहिए, हमें यहाँ पे स्ट्रगल करना चाहिए, और जो चीज हमको स्ट्रगल करके मिलेगी वही चीज अच्छी होती है। जिस लाइब्रेरी की आप बात कर रहे हैं, उसका शायद एक स्कूल था और अब कॉलेज बन गया, ऐसा कुछ केशवपुरम में? नहीं, जो वो थी लाइब्रेरी थी, वो तो शहीद भगत सिंह कॉलेज में लाइब्रेरियन थे पिताजी, मगर उसके बाद में फिर वहां पे पिताजी ने केशवपुरम में वहां पे लाइब्रेरी खोली। वो लाइब्रेरी हमारी आज भी चलती है। वहां पे जितने बच्चे अपने आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं तो वो वहां पे आते हैं। बहुत अच्छी लाइब्रेरी चलती है, वहां पे सैकड़ों की संख्या में रोज बच्चे आते हैं, वहां पे किताब पढ़ते हैं, वहां पे बहुत सारे किताब हैं, तो वहां से उसको फायदा उठाते हैं। तो मेरे पिताजी को बहुत ही शौक था, क्योंकि वो अध्यापक रहे, टीचर रहे, तो उनको बहुत ही शौक था कि बच्चों को पढ़ाना, उनको सिखाना, उनको अच्छी एजुकेशन देना। तो ऐसे काम खोलना कि जो है लाइब्रेरी खोले, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, ऐसे वो सबको सिखाते रहते थे, मोटिवेट करते रहते थे। आप पढ़ने में कैसे थे?
मैं पढ़ने में ठीक ठीक था। ठीक ठीक है, मतलब 60-70%। नहीं ऐसा नहीं, 50-60। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, जो आजकल के जमाने में ठीक ठीक होता है वो होता है 80-90% वाला। हाँ। जो अच्छा होता है वो होता है 99% वाला। हाँ। तो मैं 80-90% वाला ही था। अच्छे थे मतलब आप नहीं, अब वो उस टाइम पे तो अच्छे कहलाते होंगे। उस वक्त तो टॉप में गिनती अब होती वो थी 80-90% अब तो 99 वाले की भी नहीं। 80-90% वाले का भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कहाँ होता है। Yes। तो फिर मैं थोड़ा सा, मेरे आर्ट्स में अच्छा था, तो मेरा आर्ट्स कोटे में करोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो वो जो मेरा एडमिशन हुआ था आर्ट्स कोटे में हुआ था, मेरे नंबर के हिसाब से नहीं हुआ था। अच्छा, तो ये शौक की जो आप बात कर रहे हैं, वो फिल्मों का शौक रहा होगा, जुल्फें उड़ाई होंगी, सलमान खान संजय दत्त बने होंगे। बड़ा इन्फ्लुएंस रहता था एक ना उस चर्चा टाइम सुनी पे। है क्या, ये सही है जुल्फों वाली? हाँ, तो मेरे बाल जो है वो थोड़े से लंबे रहते थे। मैं आपको कभी पिक्चर दिखाऊंगा, मैं थोड़े से बाल थोड़े से आगे ऐसे लंबे लंबे यहाँ पे रहते थे। उस समय पिक्चर आती थी साजन करके, मैंने प्यार किया करके। मगर मैं उससे ज्यादा मेरे जो हमारे मित्र थे, मेरे जो अपना सर्कल था, वहाँ के दोस्त थे, उनसे मैं ज्यादा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि वो मेरे को बड़े हैंडसम लगते थे। अच्छा। और क्योंकि उस समय ये था कि भाई अगर कोई लड़की देखे तो मुझे भी देखे, उसी को क्यों देख रही है। Of course, हाँ। तो ऐसे बाल थोड़ा लंबे लंबे तो मेरे पिताजी को अच्छे नहीं लगते थे। तो एक बार जो है मुझे ध्यान है, हम आ रहे थे मनाली से कुल्लू की तरफ, तो रास्ते में गाड़ी में बैठे हुए थे, तो वहां पे पिताजी ने बोला ऐसे ही कि तू अपने बाल क्यों नहीं कटाता है। तो मैंने बोला ठीक है कटवाऊंगा। तो मैं पीछे मम्मी को देखता था, मम्मी बोलती अरे ठीक है ना, कटवा लेगा। तो फिर रास्ते में हमने देखा कि पिताजी ने कहा कि अभी जो है कुल्लू रह गया 20 किलोमीटर, तो हम तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। मैंने कहा नहीं, आधे घंटे में कहाँ पहुंचेंगे, 40-45 मिनट लगेंगे। कह रहे चल इसी बात पे शर्त लग गई, अगर हम आधे घंटे में पहुंच गए तो तेरे बाल काटेंगे, और आधे घंटे में नहीं पहुंचे तो तेरे को जो है माफ कर देंगे। तो मगर हम आधे घंटे में नहीं पहुंचे थे। फिर उन्होंने ड्राइवर को बोला तेज चला, तो वो भी तेज चला रहा था, मगर आधे घंटे में नहीं पहुंचे। मगर फिर उन्होंने घड़ी पीछे कर दी, फिर मेरे बाल काट दिए। मतलब शर्त जीत गए आपके पिताजी। कैसे भी जीते, साम दाम दंड भेद करके। तो मूवीज का मतलब वैसे शौक था कि वीकली जाना है, कोई नई रिलीजेस आई है देखनी है, वैसे वाला शौक था? नहीं, उस समय तो पैसे भी नहीं होते थे। कोई और तब बतरा था, बत्रा में जाता था मैं, मगर वहाँ पे कई बार जो है हाउस पूरा फुल होता था। तो फिर वो टिकट नहीं मिलती थी। तो फिर हम सारे जो होते थे, मित्र होते थे, पैसा इकट्ठा करते थे। फिर वहाँ पे एडवांस में कभी तो महीने 2 महीने में 3 महीने में एक बार पिक्चर देख लिया, मगर उतना भी पैसे नहीं पिताजी देते थे। आपने कहा कि जुल्फें दोस्तों को लड़कियां देखती थी, आपकी जिंदगी में कोई देखा किसी ने? कॉलेज टाइम कुछ तो होगा ही। फिर आपको बता चेहरे की मुस्कान बता रही है, शर्माना बता रहा है। कुछ तो रहा होगा। ये नाम मत बताइए, ऐसा कुछ तो रहा होगा, क्रश वगैरह। स्कूल में कभी? कुछ नहीं रहा। चलिए, पिताजी आपके किताबों से बहुत जुड़े हुए थे, आपको किताबों का शौक रहा? आप पढ़ते हैं किताबें? नहीं, बिल्कुल आप नहीं। अच्छा, तो अगर किताबें और मूवीज में ऑप्शन होगा तो मूवीज? तो मैं टीवी देखता हूँ। आप टीवी? मैं वहाँ पे टीवी में नेशनल ज्योग्राफिक है, हिस्ट्री चैनल है, न्यूज है, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वो सब जो भी किताबों में होता है पढ़ने के लिए, वो मैं सारा टीवी पे देखना, वो मेरे को ठीक लगता है। अच्छा, विजुअल मीडियम पसंद? जब आपके पिताजी मैं किताब ऐसे पढ़ना शुरू करता हूँ तो मेरे को नींद आ जाती है। तो लाइब्रेरियन पिता के साथ में कभी कह पाते थे आप ऐसा कि ये बोरिंग होती है किताबें? नहीं, फिर पूजा हो जाती होगी। अच्छा, क्या एजुकेशन मिनिस्टर वो रहे, सीएम रहे, तो आपकी लाइफ में कोई बदलाव या अनुशासन उनका जैसा था वैसे ही बना रहा, वही सरकारी बसों में चक्कर लगाना? मुझे आज तक ये बात को ध्यान ही नहीं आता है। ऐसे मालूम है कि पिताजी सीएम होते थे, मगर वो सीएम का हमने कोई उसका फायदा उठाया हो, या हमको कोई जो है कहीं आने जाने के लिए गाड़ी मिल गई हो, या कोई सिक्योरिटी मिल गई हो, ऐसी बात कभी हमारे लाइफ में हुई नहीं। क्योंकि मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ, तो सीएम बनने से पहले मेरे पिताजी एजुकेशन मिनिस्टर बने। तो जब वो एजुकेशन मिनिस्टर बने तब वो एक बार सारे अधिकारियों के साथ में मीटिंग ले रहे थे, और वो उनसे बात कर रहे थे कि भाई कैसे हम जो है स्कूलों को ठीक करें। तो उन्होंने सारे जो है अधिकारियों से पूछना शुरू किया कि तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ता है? उसने कहा बॉम्बे पढ़ता है। तुम्हारा कहाँ पढ़ता है? मेरा लंदन पढ़ता है। तुम्हारा कहाँ पढ़ता है? तुम्हारा वहाँ पढ़ता है, अमेरिका में पढ़ता है। तो वो बोले अगर तुम्हारे बच्चे जो हैं यहाँ के दिल्ली सरकार के स्कूलों से नहीं पढ़े हुए, तो ये स्कूलों को ठीक कैसे करेगा?
कोई किसी का बच्चा डीपीएस में पढ़ता है, किसी का बच्चा एपीजे में पढ़ता है, किसी का बच्चा बाल भारती में पढ़ता है, किसी का बच्चा मोनफोर्ड में पढ़ता है। तो अगर तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ते तो ये स्कूल तो कभी ठीक ही नहीं हो सकते। तो ये बोलते बोलते वो जो है एक बार जो है ना रुक गए। फिर वो बोले ठीक है बाद में दोबारा मीटिंग करते हैं। तो वो घर आए, उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया, दोनों से पूछा कि भाई तुम में से सरकारी स्कूल में कौन पढ़ेगा बताओ। तो मैंने बोला पिताजी मेरे तो जो है ना बोर्ड के वो चल रहे एग्जाम, मेरे को माफ करो अभी तो मेरा छोटा भाई क्रिकेट खेलता था, तो वो पूरा दिन अपनी प्रैक्टिस करता था, ज्यादा पढ़ाई में नहीं थी उसकी रुचि। तो वो बोले ठीक है मेरे को डाल दीजिए। तो उसको अगले दिन ही वहां पे सिविल लाइंस में लुडलो कैसल का जो स्कूल है नंबर 4 है ना, जिसको शंकराचार्य स्कूल बोलते हैं, वहां पे उसको अगले दिन ही एडमिशन कराया। बोले एक बड़ा उदाहरण उन्होंने पेश किया। फिर उसको बोला कि आपको जो है ना गाड़ी वाड़ी कोई नहीं मिलेगी, आप यहाँ से पैदल ही जाएंगे क्योंकि 1 किलोमीटर ही दूर है। तो जो है मुख्यमंत्री का बेटा और एजुकेशन मिनिस्टर का बेटा जो है वहां पे सरकारी स्कूल में पढ़ता था, ये उदाहरण उन्होंने पेश किया। फिर उन्होंने अगली मीटिंग करी। अगली मीटिंग में सारे अधिकारियों को बोला कि आज जो है मैं दिल्ली का मंत्री हूं, मेरा बेटा जो है दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ता है, तो जब तक हम अपने बच्चों को दिल्ली सरकार के स्कूल में नहीं डालेंगे हम कभी उसके स्तर को उठाने की। ये सीएम रहते हुए था कि एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए? जब वो एजुकेशन मिनिस्टर थे तब हुआ था, 1 साल के बाद में वो सीएम बन गए थे। उस समय भी मेरा भाई दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ता था। अच्छा। तो वो मुख्यमंत्री का बेटा भी दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ता था, ये उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया था। मैं नहीं समझता कि देश में आपको ऐसा दूसरा एग्जाम्पल कहीं सीएम मिलेगा। रहते हुए आप लोगों की वहाँ बैन थे, आप लोग जा नहीं सकते कार्यालय में, ऐसा भी कुछ था? हाँ बिल्कुल, मैं आज तक कभी उनके कार्यालय में नहीं गया। एक बार उनका जब ये हुआ था, ओथ हुआ था, तब मैं गया था। उसके बाद में कोई भी ऑफिसर से बात करना या कोई, हमें तो पता ही नहीं था कि क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, किससे क्या बात करते हैं। जो भी आदमी होता था सीधा उनके बेडरूम में घुसता था, पिताजी के, उनके बाथरूम में भी घुस जाते थे, उनके किचन में भी घुस जाते थे घर पे। तो वो सारा खुला दरबार था। तो बाकी हमें उस समय कुछ नहीं मालूम कि ये जो है सिस्टम सरकार कैसे चलती थी। जब आपके पिताजी सीएम थे, आप कॉलेज आ गए थे? हाँ मैं कॉलेज में आ आप कॉलेज में आ गए थे, तो आपको रुचि थी, आपने ज्वाइन किया एबीवीपी या कभी आप डूसू वगैरह के चुनाव लड़े? मैं जो इलेक्शन नहीं लड़ा, मैंने जो है इलेक्शन में काम किया। अच्छा। तो एबीवीपी में जो भी कॉलेज के इलेक्शन होते थे मैं वहाँ पे काम करता था। हाँ। और फिर मेरी उस समय ही जो है हमारे जो है पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी से भी फिर हमारी जो है मुलाकात हुई थी उस समय। तो उन्होंने मुझे कि आपको ये कॉलेज संभालना है, ये वाला एरिया संभालना है, ऐसा उन्होंने मुझे सिखाया। तो मैं उस समय से ये सारे काम, लेकिन आप कॉलेज के बाहर पर्चे बांटे? सब काम, भाषण दिए, पर्चे बांटे, नारे लगाए और जो है पोस्टर लगाए, चिल्लाए, लड़ाई लड़ी, सब कुछ किया। आपने शाखा की जो बात की, तो उससे पहले तो आप शाखा में भी जुड़े स्वयंसेवक रहे? हाँ, सोहन जी के साथ शायद? जी, मैं जब मैं था 13 साल का, तब मैंने 91 में वहाँ पे हरिनगर के स्कूल से आईटीसी अपनी की थी। तो वहाँ पे केशवपुरम 7 में दिन वाला जो कैंप शिविर होता है। जी, वहाँ पे केशवपुरम में शाखा लगती थी, वो मैं शाखा में जाता था। वहाँ पे सायम शाखा होती थी। फिर मैं थोड़े समय के लिए शाखा का जो है अपना प्रमुख भी रहा, मैं शाखा लगाता भी था। तो वो तो मैं समझता हूँ मेरे जीवन के अच्छे दिन थे। अच्छा, मैं दोबारा से कॉलेज में ले आती हूँ। तो ये बताइए, जब ये आप बता रहे हैं कि आपने इलेक्शन लड़ा, हालांकि सीएम के बेटे के लिए इलेक्शन लड़ना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात होती है अगर आप लड़ना चाहते हैं। देखिए, सीएम के बेटे के लिए इलेक्शन लड़ना बहुत बड़ी बात होती है, खासकर मेरे पिताजी के लिए। अच्छा। क्योंकि वो हमेशा बोलते थे कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं नहीं चाहता मेरे खानदान से कोई और भी राजनीति करे। वो हमेशा इस चीज के विरोध में रहते थे। तो कोई उस समय ये बोलता कि इसको इलेक्शन लड़ाए, वो कभी नहीं इस बात के लिए मंजूरी क्या देते। कारण था? ये परिवारवाद वाला या क्या डर था? क्या? कुछ भी, जो भी मॉरल्स थे, हाँ। जो भी उनको लगता था कि भाई जो है कार्यकर्ता को पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, कार्यकर्ता पहले है, बाद में परिवार है। तो वो कभी नहीं। मेरे को याद है कि एक बार मैंने उनको बोला कि मेरे को एमएलए का इलेक्शन लड़ना है, तो उन्होंने बहुत गुस्सा हुए। बस वो आखिरी टाइम था जब मेरे दिमाग में ऐसा थॉट आया था। अच्छा। मगर जब उनका देहांत हुआ तब फिर सारी ऐसी स्थिति बनी। मैं जो है उससे पहले ही, उनके देहांत से पहले ही, मैं जो है इसका राष्ट्रीय युवा मोर्चा का सदस्य था और मैं राजस्थान का प्रभारी था। उस समय मैंने काम करना पार्टी के लिए शुरू कर दिया था। मतलब आपको हमेशा से था कि पॉलिटिशियन बनना है और राजनीति में ही जाना है?
मैंने कभी और कुछ बनने का सोचा ही नहीं था, मेरे दिमाग में आता ही नहीं था। पर हमें लेकिन मालूम चला आप खेलते फुटबॉल- भी अच्छा थे। मैं सारे खेल खेलता हूँ, चाहे वो वॉलीबॉल है, मैं चाहे वो टीटी है, चाहे वो लॉन टेनिस है, चाहे वो फुटबॉल है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो स्विमिंग है, मैं सारे गेम्स ही बहुत अच्छे खेलता हूँ। अच्छा, एक इसी वजह जो से राजनीति भी अच्छी खेल कहते हैं रहा है। ऑलराउंडर, तो मैं फिर जो है ना, कभी हम लोग लगाएंगे, मैच लगाएंगे, जो भी आप खेल खेलते हो अच्छा, उसमें मैं आपको हरा दूंगा। उसमें क्यों नहीं सोचा आपने अपना करियर? नहीं, मैंने ऐसा कोई लॉन्ग टर्म मैं खेलूंगा, नेशनल खेलूंगा, इंटरनेशनल खेलूंगा, वो सब नहीं खेला। तो मेरे दिमाग में कभी नहीं था। मेरे दिमाग में एक कहीं ना कहीं मेरे अंदर था, एक ऐसा इंसान था जिसको लगता था कि मेरे अंदर में लीडरशिप क्वालिटीज हैं, मैं कुछ ना कुछ समाज के लिए कर सकता हूँ। कुछ ऐसा भी किया आपने कि लड़कों की एक टीम बनाई और कोई लोहड़ी पे आपने कुछ किसी चारपाई को आग लगा दी, मालूम चीजें ये भी एक नेतृत्व की ये सब निशानी तो है। आपने भी किए होंगे। ऐसा क्या थी वो घटना वैसे ऐसा लोहड़ी कौन वाली? नहीं है जो देखिए, लोहड़ी का जो है त्योहार था, तो हमको लकड़ियां नहीं मिल रही थी, तो और जो है पैसे नहीं थे, तो कहीं पे चारपाई मिलती थी, वो तोड़ के हैं तो वो कर लेते थे। तो किसी का और कोई फर्नीचर मिल जाता था उसके घर के बाहर में, उसको उठा के तोड़कर उसको जला देते थे। मतलब घर का जो भी बाहर फर्नीचर पड़ा उसको जला दिया, ऐसी चारपाई मिली लकड़ी की आपको? कमी है कैसे? लोहड़ी क्या तो क्या बनाई। जलाया मुझे नहीं पता, मगर ऐसे ही जला देते थे जो मिलता था। तो मतलब आप कह रहे हैं कि तो मतलब कांग्रेस पर पकड़े जब आप गए, आए, उसमें पकड़े भी गए आप लोग? नहीं, ऐसा हमने कोई चोरी नहीं करी, कोई ठीक है डांट वाट पड़ जाती थी, ऐसा कोई महंगा सामान नहीं कि किसी के अंदर के घर से निकाल के, मगर कोई चारपाई है, अब ठीक है, उस समय हमें नहीं पता था कि भाई क्या होता है। हमको ये पता था लोहड़ी करना है, लोहड़ी में लकड़ी चाहिए, लकड़ी कहाँ से मिलेगी उसका इंतजाम करना है, तो जहां से मिलती थी उसको इकट्ठा करके जला देते थे। कॉलेज में जब आप आए तो आपका माइंड सेट हो चुका था कि अब पॉलिटिक्स करनी है, पॉलिटिक्स में ही इंटरेस्ट है? मगर कभी इलेक्शन लड़ूंगा ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। मेरे आपने सोचा कि जैसे युवा कार्यकारिणी या ऐसे मतलब हाँ, संगठन? मैं जो है पार्टी के लिए काम करता रहूंगा, इसमें क्या आगे आगे आएंगे, कभी मेरे दिमाग में ऐसे, मैंने कभी कोई जो है लॉन्ग टर्म कोई ऐसी योजना नहीं मेरे दिमाग में थी, मगर सारी घटनाएं घटती गई और मैं उसमें घुसता गया। अपने पिता के अलावा कोई और ऐसी शख्सियत थी भारतीय राजनीति में जिसने आपको थोड़ा इन्फ्लुएंस किया हो कि राजनीति में आया जा सकता है, या ये भी एक आपका फुल टाइम करियर हो सकता है? देखिए, मैं जो है उस समय में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के भाषण बहुत सुनता था, और जब वो भाषण देते थे मुझे ध्यान है कि पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाते थे और वो वन लाइनर मारते थे। तो उनके भाषण मुझे बहुत ज्यादा प्रिय थे। मेरे को ध्यान है, देखिए क्या होता था कि जब मैं स्कूल से आता था उस समय तो भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पे आउटर दिल्ली हमारी सीट होती थी, तो वहाँ पे आउटर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कभी इलेक्शन नहीं लड़ती थी, तो वहाँ पे जनता पार्टी के साथ में अलायंस होता था। तो वो वहाँ पे मुझे याद है कि तारीफ सिंह जी वहाँ पे लोकसभा का इलेक्शन लड़ते थे। तो पिताजी मुझे क्या करते थे, जब मैं आता था स्कूल से, अब कोई कार्यकर्ता नहीं मिलता था, तो वो मेरे को एक जो है कागज के ऊपर में भाषण लिख देते थे और वो 3 व्हीलर में बिठा के माइक देकर बोलते थे 4 घंटा भी भाषण देते रहो। तो मैं घूमता रहता था, मेरे को इतना मजा आता था, मैं अपने 1-2 दोस्तों को बिठा लेता था, पूरा कागज से भाषण पढ़ता रहता था, रात के 8 बजे तक 9 बजे तक पूरे केशवपुरम में, त्रिनगर में, आसपास में, रामपुरा में वहां पे भाषण देते रहते थे। तो ये था सब। आपको लगा कि मजेदार काम है, आसान अच्छा है हाँ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये काम जो है सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं और मैं कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगता था। तो वहां से कहीं ना कहीं मैं, क्योंकि शाखा में जाता था, तो वहां के थोड़े से विचार मेरे दिमाग में घुस जाते थे और फिर मेरे पिताजी के संस्कार घुस जाते थे, तो वो सारे कंबाइंड होकर मेरे को थोड़ा सा उसके लिए प्रेरित करते थे। ठीक है, कभी आपने अभी जैसे आपने बताया, आपने कभी पिताजी के सामने इच्छा जाहिर की हो कि मैं भी मतलब आप ही की तरह राजनीति में आना चाहता हूँ, उनका रिएक्शन क्या था? वेलकमिंग था या बोला? बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बिल्कुल नहीं चाहते थे। मैंने जैसे बताया, उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे परिवार में कोई भी राजनीति नहीं करेगा, कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा, बाकी काम कर सकते हैं। तो अब क्या होता था, एक दिन में 20 कार्यक्रम है, तो वो मुझको बोलते थे कि 5 कार्यक्रम तुम अटेंड करो और ये 15 मैं करूंगा। तो शादियों में मेरे को भेजते थे और भी कार्यक्रमों में मेरे को भेजते थे, तो मेरे को टेस्ट करते रहते थे और मैंने भी जाना। तो मैं वहां पे जाता था तो वहां पे लोगों से मिलता था, वो कहते थे अरे वो कहाँ है, आपके पिताजी नहीं आए, वर्मा जी नहीं आए। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था।
मैं बोलता मैं तो आया हूँ। तो बोलते नहीं, तो वो सब लोगों को पिताजी चाहिए थे। तो अभी मैं बोलता हूँ कई बार मेरी धर्मपत्नी को कि तुम चले जाओ, वो बोलते मैं क्या करूंगा, उन लोगों को तुम्हें चाहिए। तो ऐसे ही होता था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं बोलता था पिताजी कि आप लोग मेरे को भेज देते हो, वहां पे उनको चाहिए आप, तो मैं उनको चाहिए ही नहीं, वो मेरे को भाव ही नहीं देते। वो मेरे को बोलते अच्छा ठीक है आप आ गए, चलिए खाना खा के जाइए। तो वो खाना खाना नहीं भैया मुझे, तो मैं तो आपसे मिलने आया हूँ, ये आपका लिफाफा है लीजिए और मैं जा रहा हूँ, अभी मेरे को 4 और में जाना है। तो मेरे को तो ऐसा होता था। तो एक बार पिताजी ने बोला कि भाई ऐसे ऐसे शाम को शादियां हैं तो तू जा वहां पे। तो मैंने बोला आज मैं नहीं जा रहा, तो बहुत ज्यादा डांट पड़ी। तो बोले जाओ। तो मैं ऐसे जो भी उनके कार्यक्रम होते थे मैंने करना स्टार्ट किया था। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई कि वो आपको भेजते तो कई जगह थे, लेकिन पॉकेट मनी के नाम पर कुछ मिलता नहीं था। कई बार कार का भी पेट्रोल पॉकेट मनी होती नहीं थी तो क्या देते थे। पॉकेट मनी के बिना ही उस समय क्या होता था, खर्चा भी नहीं होता था। उस समय कोई खर्चा नहीं होता था हमारा। हम लोग क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे, दिन में 1 बार खा लिया 2 बार खा लिया। उस समय तो जवानी में तो ये सारी चीजें जो है कोई बिल्कुल नहीं होता ध्यान में। आज तो होता है कि ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, फिर आपको स्नैक्स खाना है, टी खानी है ना, 10 चीजें आ रही हैं। उस समय कहाँ होता था ये सारी चीजें। 500 रुपए का पेट्रोल चल जाता था है ना आपका हफ्ते हफ्ते। नहीं 500 रुपए तो देखे ही नहीं थे कभी। 500 रुपए 100 रुपए भी नहीं देखे थे कभी। उस समय तो मेरे ख्याल से आता होगा 5 रुपए 7 रुपए लीटर का पेट्रोल आता होगा, मगर कहाँ ये सब कहाँ देखते थे हम। आप जब हम सोचते हैं कि किसी भी बड़े राजनेता के परिवार का कोई भी सदस्य अगर राजनीति में एंटर करना चाहता है, केक वॉक रहता होगा, बेहद आसान रहता होगा, आपके लिए शुरुआत कैसी रही? मैं नहीं समझता इस बात को कि कोई जो आसान रहता है, और वो कम से कम मेरे लिए तो आसान नहीं रहा। मेरे पिताजी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, भारत के श्रम मंत्री रहे, मगर उनके देहांत के बाद में जो है 6 साल तक मेरे को टिकट नहीं मिली। मेरे को पार्टी ने टिकट नहीं दी थी। मैंने 6 साल तक जो है संघर्ष किया, दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, विभिन्न अपने पदों पर काम किया मंत्री रहते हुए। उसके बाद में फिर मेरे को 2 बार महामंत्री बनाया। मैंने युवा मोर्चा में काम किया, तो मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने वो सारे काम किए जो एक कोई हमारा आम कार्यकर्ता करता है, वो सारे काम करके, मगर उससे मैं बहुत ज्यादा खुश था। अगर मेरे को तुरंत ही टिकट मिल जाती तो मैं शायद ये सारा संगठन की पूरी व्यवस्था को नहीं देख पाता, नहीं समझ पाता। तो मैं बड़ा खुश हूँ, अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को टिकट नहीं मिला था और मैंने ये सारे संगठन के काम को देखा। उसके बाद में जब मुझे टिकट मिला तो मेरे को लगता था कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं हर चीज को समझता हूँ। परवेश जी, हार्ड खबरों पर तो बात करेंगे, लेकिन एक चर्चा और बड़ी चलती है क्योंकि आपने कहा कि आप सारे गेम खेल लेते हैं, फिटनेस भी आपकी टनाटन है। अगर मैं बोलूं तो क्या ससुर साहब भाभी जी को चुना इसी वजह से खेल मंत्री थे? हाँ नहीं, वो तो मेरी शादी के बाद बने। लोग बड़े चटकारे लेकर बोलते हैं कि देखिए फिटनेस के हिसाब से ससुर चुना। मेरे पिता नहीं, एक तो मेरी कोई जो है लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। तो मेरे पिताजी का इतना डर रहता था दिमाग में, अब उन्होंने एक लड़की बोली इससे शादी करनी है तो उसी से करनी है ना। मैंने दूसरी कोई लड़की दिल के अरमा आंसू में तो नहीं बह गए, कुछ हो दिल में? नहीं, शादी को लेकर कोई नहीं था, मगर मेरे को ये था कि जो भी पिताजी ढूंढेंगे अच्छी ढूंढेंगे। एक आध मुलाकातें तो हुई होंगी, जुल्फे ऐसी तो नहीं बड़ी होंगी ना? जो कोई मुलाकात नहीं हुई, वो जो है वहां पर गए थे भोपाल में, वहां पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। वहां पे जो है हमारी वो थी नेता थी वहां पे माया सिंह जी। तो माया सिंह जी ने उनको बोला कि आपका बेटा है, तो उन्होंने बोला हाँ, तो उन्होंने बोला विक्रम वर्मा जी हैं तो ये भी जाट हैं। तो जो है पिताजी बोले ये जाट हैं? कह रहे हाँ, यहाँ पे मध्य प्रदेश में जाट कहाँ से आ गए? कह रहे नहीं ये जाट है। अच्छा इनकी बेटी है? तो वहां चलते, घर चलते, चाय पीते हैं। तो घर गए तो ये वहां पे आई, स्वाति मिली, तो पापा ने कहा अरे अच्छी लड़की है, तो वहां पे हाँ बोल के आ गए। तो मेरे को तो बताया उन्होंने बात, पहले तो हाँ बोल चुके थे। तो जब वो दिल्ली आए तब उन्होंने बताया लड़की देख ली है, हाँ बोल दिया है। तो मैंने कहा बात खत्म हो गई? कह रहे तेरे को देखनी है? मैंने कहा नहीं, बात करनी है। नहीं, कह रहे ठीक है फिर करते हैं कार्यक्रम। तो मैंने कहा कब करेंगे? कह रहे कौन सी डेट निकालें? मैंने कहा कोई भी निकाल दीजिए। लड़का तैयार बैठा है, तुरंत निकालो। तो कह रही कि 13 मई को कर देते हैं। तो मैंने कहा 13 मई क्यों? कि भाई अपना 13 मई को तेरे बाप की शादी हुई थी, तो तेरे बाप की शादी ठीक चल रही है ना? मैंने कहा हाँ ठीक चल रही है, तो तेरी भी 13 मई को कर देते हैं। मैंने कहा कर दीजिए। तो वो संयोग कैसा रहा फिर 13 मई वाला?
अच्छा रहा। एक भी मुलाकात नहीं की आपने? कहीं बाहर नहीं मिले आप लोग मतलब? अब जब हाँ हो गया उसके बाद में तो एक बार मिल लिए। मध्य प्रदेश भवन में मैं गया था। अच्छा, मुलाकात भी सरकारी जगह पर ही हुई। हाँ, मध्य प्रदेश भवन में वो आई थी, वहाँ पे रुकी थी, तो मैं वहाँ पे मिलने गया। फिर मेरे पास में गाड़ी होती थी उस समय। तो अकेले गए, तो मैं- साथ में दोस्त भी थे? नहीं नहीं नहीं, कोई दोस्त नहीं था। तो मैं वहाँ गया, एक बार उनको गाड़ी में थोड़ा घुमाया। फिर मैंने उनसे पूछा आपको आती गाड़ी चलानी? बोली हाँ आती है। मैंने कहा दिखाओ चला के। तो उन्होंने गाड़ी चला के दिखाई। तो बस उतनी बात हुई। उसके बाद में शादी की सीधा शर्त है कि गाड़ी चला कर सीधा हाँ। नहीं, शादी की शर्त ये थी कि ये थी कि हमारे 5 बच्चे होने चाहिए। अच्छा, शादी क्योंकि की आप शर्त 5 ये थी। अच्छा, तो interesting है। ये बात पहले तय हो गई थी। तो भागवत जी कि बड़े खुश होंगे। मेरे तो मतलब आप तो मानते होंगे इस बात को जो भागवत जी ने बोला है? नहीं, वो कि मुझे कम से नहीं कम पता। तीन है आपके और उन्होंने 3 के लिए तो देखिए, बोला, मेरे- और आप 5 पे लेके चल रहे हैं। मेरे पिताजी जो है वो भी 8 थे। मेरी जो माँ है वो भी 11 थी। हम लोग 5 थे। मेरी भी वहाँ का भी तो- यही है। इतनी थी 7 और 2 9 और हम भी 6 हैं। तो मैंने कहा भाई जो है शादी की शर्त है कि 5 बच्चे चाहिए मुझे। तो उसने सोचा 2 मिनट, बोली अच्छा ठीक है। तो वो तैयार हो गई तो मैं खुश हो गया। शादी की शर्त इतनी थी बस। तो मैंने कहा अच्छा बड़ा परिवार होगा, अच्छे जो है ना, वो मुझे अच्छा लगता है। और वो तीनों बच्चे जो हैं वो मेरे सिजेरियन हुए, है ना, ऑपरेशन से हुए। तो जब वो हुए तो अभी वो मेरे को डॉक्टर भी मिली पिछले कोई अपना शादी थी वहां पे मिली। तो मैंने उनको बोला आपने मेरा बड़ा नुकसान किया। तो बोली क्यों? मैंने बोला कि मेरे को 5 बच्चे चाहिए थे। जब मेरा जो है अपना तीसरा बच्चा पैदा हुआ तब आप जब उसको लेके आए तब आपने मुझे बोला कि परवेश और नहीं। मैंने बोला और क्यों नहीं, अभी तो 2 और हैं। तो बोले नहीं, इसमें सिजेरियन में 3 ही पैदा होते हैं, 3 से ज्यादा सिजेरियन में ऑपरेशन के बाद पैदा नहीं होते। तो मैंने कहा आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। तो बोले पहले तू क्या कर लेता? मैंने कहा फिर वो करते अपना ट्रिपलेट करते, है ना, इकट्ठे ही कोई ऐसा कुछ करते, भगवान से प्रार्थना की 3 इकट्ठे ही हो जाए। तो मैंने कहा ऐसा आपने क्यों किया मेरे साथ? तो मेरे को ये सच्चाई है कि मेरे को 5 बच्चे चाहिए थे। इस बात का मुझे थोड़ा है कि 2 बच्चे और होते तो अच्छा रहता। मतलब लेकिन इसका कारण यही है क्योंकि आप खुद भरे पूरे परिवार में रहे हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अच्छी कोई जो है परवरिश अपने बच्चों को दे सकता है, तो अगर हम लोग नहीं करेंगे तो ये चाचा, ताऊ, बुआ, मौसी, फूफा, रिश्ते नहीं ये तो सारे रिश्ते ही खत्म हो जाएंगे। चाइना वो में तो सेम खाली- यही हुआ, एक बच्चे की पॉलिसी के बाद हाँ। तो परिवार की जो परिकल्पना होती है वो लगभग खत्म सी हो गई वहाँ पर। हाँ, फिर तो ये सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। आजकल तो एक बच्चा, तो मैं किसी की भी शादी में जाता हूँ, मैं उनको स्टेज पर वहां पे जो होते दूल्हा दुल्हन, मैं उनको ये बोलता हूँ कम से कम 5 करना भैया। ये आप अभी भी कहते हैं? मैं सभी को मेरी फ्रेंडली एडवाइस देता हूँ। अच्छा, यानी कि वही मैंने कहा ना, आप संघ के स्वयंसेवक भी रहे हैं, हाँ, आपने काम भी किया है, और भागवत जी भी यही बात कह रहे हैं, यानी कि इत्तेफाक रखते हैं इस बात से। देखिए मैं सभी को बोलता हूँ 5 बच्चे करने चाहिए। और जो है कम से कम वो जो है हम जैसे तो लोगों को करना चाहिए, है ना, हिंदुस्तान में रहते हुए। लेकिन आर्थिक स्थिति सामने आ जाती है ना, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है आज के दौर में, कैसे वो कह बच्चे रहे हैं पालेंगे? कि- वो कह रहे हैं यतेन जी कि 5 बच्चे मैं कह रहा हूँ- हिंदुस्तान में रहते हुए करने चाहिए। मैं कह रहा हूँ अच्छा, जो बाकी के मैं कह रहा हूँ जो अच्छी परवरिश दे पाए वो परिवारों को जरूर करना चाहिए। अभी उल्टा हो रहा है, जो अच्छी परवरिश समझ दे रहे हैं सकता आप है क्या समझ रहे हैं? वो 1 करता है, जो नहीं दे सकता वो 5 करता है। लेकिन इसमें तो महिला सम्मान वाली जो बात है, महिलाएं बहुत खिलाफ हो जाएंगी, क्योंकि जो फिजिकली तो उनको इम्पैक्ट पड़ता है नहीं, और वो परेशान रहती है। मैंने नहीं बोला फोर्सफुली, मैंने मेरी धर्मपत्नी से पूछा था, वो जो है अपना प्यार से मान गई थी, तो ये डिसाइड हुआ था। अगर कोई नहीं माने तो उसके ऊपर है, मैं तो केवल उसको फ्रेंडली एडवाइस दे सकता हूँ। अच्छा, तो वो जहाँ भी जाते हैं शादी में वो एडवाइस एडवाइस दे कराते हैं। सभी को बोलता हूँ, सभी अगर को। कोई महिला सुनती होगी, मिनिमम 5 मिनिमम 5। कोई नाराजगी नहीं हुई कभी? किसी महिला ने आपसे बोला नहीं जब आपने एडवाइस दी हो? महिला को नहीं दी थी। मानना नहीं मानना उनके ऊपर है। मैं महिला को तो नहीं दी है सर आपने एडवाइस? दोनों को बोलता हूँ, चलिए अच्छा है। दोनों को बोलता हूँ, सारे दोस्तों को बोलता हूँ मेरे। अच्छा, तो आपका पॉलिटिकल करियर बहुत सारे लोगों ने मेरी बात को माना, जो बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं हमें तो एक ही चाहिए, तो उन्होंने मेरी बात को सुन के उसको सीरियसली मान के अच्छा। एक और बच्चा पैदा किया। मतलब कम से कम एक और पे आ गए वो, मतलब कुछ तो पॉजिटिव किया आपकी एक से बातों आगे से। बढ़े। अच्छा प्रवेश जी, ये तो बात हो गई। बात करें पिताजी के रहते हुए, तब तो प्रवेश
शायद राजनीति में आते भी नहीं और आपने सोचा भी नहीं, आपने जैसा कहा सोचा भी, डांट दिया उन्होंने, लेकिन एकदम पिताजी के जाने से चीज़ें किस तरह से चेंज हुई? क्या जो उनके फ्रेंड सर्किल में जो लोग थे या उनके द्वारा बढ़ाए गए थे, क्या वो कभी साथ आए आपके? ऐसा तो नहीं हुआ कि बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जैसे फिल्मों में होता है कि घर का मुखिया चला गया जिससे काम था? ये उसके बाद असली रंग दिख जाते हैं, ऐसा हुआ? ऐसा जो है कई बार हो चुका है लाइफ में, और अब जो है इन सारी बातों की आदत हो गई है, और मैं इन सारी बातों को बुरा नहीं मानता, क्योंकि हम लोग जो है ये जो है एक तो पहले हम लोग जो है कलयुग में जीते हैं और फिर उसके बाद में राजनीति में हैं, तो हर चीज को लोग जो है अपने स्वार्थ से ही देखते हैं। तो मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपना मेरे साथ में हर स्थिति में खड़े रहे हैं, चाहे वो सारे अप्स डाउन में मेरे साथ में खड़े रहे हैं, और मगर मैं कोई किसी को ऐसा कोई जो है अपना दोष नहीं देता हूं, मैं सभी को समान ही स्थिति में देखता हूं। लेकिन उस वक्त किस तरह की घटनाएं रही, क्या सोच रही है आपकी, क्या माहौल क्या रहा उस वक्त? अब देखिए, होता है, ये तो स्वाभाविक है, अगर आप जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो पूरा मेला लगा रहेगा, नहीं होंगे तो फिर वहां पे लोग आपके पास में कम आएंगे। अगर आप फिर से भारत के श्रम मंत्री बन जाओगे तो फिर से लोग आएंगे, नहीं होंगे तो थोड़ा कम होगा, मेरे को टिकट नहीं मिलेगी, और अगर जो है मेरे पिताजी का देहांत हो जाएगा तो लोग थोड़े कम हो जाएंगे, मतलब हुआ ये मिल जाएगी, सब कुछ आपने वो झेला, वो महसूस किया। होता है ये लाइफ में। तो आपकी करियर की जब शुरुआत हुई तो ऐसा भी कुछ हुआ कि किसानों ने मतलब और मुंडका और ये इधर के जो गांव के लोग थे उन्होंने झंडा गाड़ दिया, ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी आपकी करियर की शुरुआत में, आपको टिकट ना मिलने पर ऐसा कुछ? हाँ, 2009 की बात वो है। मगर सारा वो पूरा ऑर्गेनिक था, वो पूरा नेचुरल था। लोगों में मेरे पिताजी ने इतना काम किया, उनके इतने साथ में खड़े रहे, और वो सबकी इच्छा थी, क्या पूरा वो सबकी इच्छा थी, इसीलिए मैं जो है आज जो है यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो वो तो मेरी स्ट्रेंथ है, सारा मेरा देहात, मेरे सारे लोग, वो सारी मेरी स्ट्रेंथ है। तो और जो है हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे साथ में रहता है। तो ये हुआ था कि मेरे को टिकट नहीं मिली थी 2008 में, फिर 2009 में जो है लोकसभा चुनाव हुए, मेरे को उसमें भी टिकट नहीं मिला। तो जब टिकट नहीं मिला तो पूरे देहात के लोगों ने एक बहुत बड़ी द्वारका में महापंचायत हुई, पूरे दिल्ली एनसीआर के वहां पे 30,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, मैं था वहां पर। और अच्छा, तो वहां पे एक जो है बड़ी पंचायत हुई, और मगर ठीक था जो भी हुआ। जब वो टिकट का हुआ, आप जब आडवाणी जी के यहाँ से निकले 2009 में, मुझे आज भी याद है, मैं वहाँ बाहर ही खड़ा था क्योंकि ज्यादातर मीटिंग आडवाणी जी के यहाँ होती थी। जी। तो बड़ा प्रदर्शन हुआ था उस दौरान आडवाणी जी के यहाँ। उसके बाद वो महापंचायत हुई थी 2009 में, और जबकि आप उससे पहले दिल्ली प्रदेश की चुनाव समिति में भी थे, और आपके कहने पर कई लोगों को टिकट भी दी गई थी। बहुत सारे लोगों को टिकट दी थी, और आपको जब आपका नंबर आया, जो टिकट देने वाला था, जो राय देने वाला था, उसको नहीं मिली। बहुत कैसा लगा उस वक्त? देखो, एक तो मेरी पार्टी ने मेरे को हमेशा सम्मान दिया है। मेरे पिताजी के बाद में जो हमारे बहुत बड़े नेता थे अरुण जेटली जी, वो लोग मेरे को लेके आए और उन्होंने मेरे को चुनाव समिति में डाला, और उन्होंने मेरे से दिल्ली देहात में, भारी दिल्ली में किस किस को टिकट देना है, तो उन्होंने मेरे से सुझाव मांगा, मैंने सुझाव दिया, और उन्होंने उसमें से बहुत सारे सुझाव को माना। तो मगर उसके बाद में मुझे टिकट नहीं मिला। तो मैंने जैसे कहा कि मैं मानता हूं कि जो है अपना ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। सर, ये मेच्योरिटी तो मुझे लगता है एज के साथ आती है प्रवेश जी, उस वक्त तो आपको बुरा लगा होगा। नहीं, मेरे में तो अभी से आ गई है, मैं तो अपने आप को अभी से जो है ये सब में मानता हूँ। और तो जिस दिन विद्रोह की बात आई मैं होगी समझता हूँ एक दिन ऐसा आएगा, आप देखेंगे कि मैं तो सब कुछ ही छोड़ छाड़ के पूरा स्पिरिचुअली बन गया हूँ। कहीं पर जैसे है ना, पहाड़ पर कहीं पर चला जाऊंगा, मंदिर बना लूंगा। अच्छा, ऐसा है मन में? मेरा मन है कि मैं सारा जीवन अपना समाज कल्याण में लगाना चाहता हूं। मेरा मन है कि दिल्ली में जितनी भी गाय ऐसे घूमती रहती हैं, उन सब के लिए मैं क्या कर सकता हूं। दिल्ली में जितने भी जानवर जो है ऐसे घूमते रहते हैं, उनके लिए क्या कर सकता हूं। अभी मैं 4 दिन पहले यहाँ पे सामने मंदिर है, मैं वहां पर गया तो वहां पे 4 जो है बच्चियां थी। तो मैंने उनसे ऐसी बात किया, मैंने उनको थोड़ा पैसा दिया। तो मैंने पूछा कहाँ रहते हो? कह रहे यहीं रहते हैं। मैंने कहा यहाँ रहते हो? कह रहे यहीं, इसी जगह जहां पे खड़े हुए हैं उसी पे ही सोते हैं। मैंने कहा यहाँ तो कोई चादर नहीं है, कुछ नहीं है।
तो आपके माँ बाप कहाँ हैं? कह रहे वो पता नहीं कहाँ हैं। तो मैंने पुजारी से पूछा कि इनके माँ बाप कहाँ हैं? कह रहे वो तो जो है ना शराब पीता है और वो पता नहीं आता ही नहीं आता, 2 दिन में 3 दिन में आता है। फिर मैंने उनको पैसा दिया तो उन्होंने बोला थैंक यू। मैंने बोला थैंक यू, तो आप क्या स्कूल जाते हैं? बोले हाँ, हम यहाँ पे स्कूल जाते हैं। तो मैंने कहा नहाते कहाँ हैं, अपना शौचालय कहाँ जाते हैं? कह रहे यहाँ पे है ना पब्लिक में, वहां पे चले जाते हैं। तो मुझे इतना खराब लगा कि नई दिल्ली में यहाँ पर जिसको हम कह रहे हैं कि सारे वीवीआईपी लोग इधर ही रहते हैं, जहाँ पे यहाँ का दिल्ली का मुख्यमंत्री यहाँ से विधायक है, तो ये 4 लड़कियां हमारे देश की इज्जत, ये यहाँ पे सड़क पर सो रही हैं, सड़क पर ही। तो वहां पर मेरे से देखा नहीं गया, मेरा पूरा दिन इतना जो है खराब रहा, पूरी रात मेरी इतनी खराब रही। मैंने घर आने के बाद में मेरी धर्मपत्नी को वहां पर भेजा। मैंने कहा आप वहां पे जाओ, यहाँ से कंबल लेके जाओ और उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं जरा ये देख कर आना। तो वो वहां पर गई, उनसे बात करी, वहां पे कंबल दिए। तो अभी मैं तो ये सब है। पर ये तो समाज कल्याण से तो और समाज कल्याण की भावना आनी चाहिए ना। आप विरक्ति वाली राह में कहाँ चल रहे हैं कि सब छोड़ छाड़ के चल दूंगा मंदिर? नहीं, छोड़ छाड़ के। अब मैं यहाँ पर आया जब यहाँ पे नई दिल्ली विधानसभा में, तो मेरे को पार्टी ने बोला नई दिल्ली आपको लड़ना है। तो जब मैं आया तो मैंने कहा भाई यहाँ तो अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, 3 बार से है। तो एक तो जो है ना मुख्यमंत्री का बजट इंदा होता है, अगर वो पैसा यहाँ पे लगाएगा तो मैंने सोचा तो यहाँ तो सारे काम उसने कर दिए होंगे। तो जब मैं जाऊंगा सब कहेंगे अरे हम तो अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे, अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे। जब मैं जा रहा हूं तो लोग कह रहे हैं ना तो हमारे घर में साफ पानी आ रहा है, हमारे घर में बिजली के बिल आ रहे हैं, हम कोई अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, शौचालय टूटे हुए हैं, सार्वजनिक शौचालय टूटे हुए हैं, मतलब उनकी छत में से पानी टपक रहा है। मैंने कहा कोई एक भी काम हुआ है 10 साल में? कह रहे एक भी काम नहीं हुआ। तो मैं जब देख रहा हूं ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, तो मैंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं इनके लिए। तो मेरी जितनी औकात थी, जो भी मेरी संस्था की औकात थी, तो मैंने कहा सारी गरीब जो भी यहाँ की जरूरतमंद हमारी लाडली माता बहन है, उनको मैं कुछ भी अगर मासिक सहायता कर सकता हूं तो मैं करना शुरू करूंगा। और बच्चियों के लिए कुछ करने वाले हैं? मैंने करना 4 शुरू बच्चियों की बात की आपने। हाँ, उनका कुछ अच्छा होगा, रहने की जगह मिलेगी, स्कूल, उनका रहना एक बार, क्योंकि उनके माँ बाप मेरे को मिल जाएं, अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई है, तो क्योंकि माँ बाप की परमिशन लेना जरूरी है। अगर मैं उनको कहीं पर जो है अभी से रख दूंगा तो कहीं कोई मेरे ऊपर ही केस ना हो जाए, इसलिए मैं जरा माँ बाप से बात कर लूं, फिर उनकी पढ़ाई लिखाई आगे जितना भी खर्चा होगा मैं उठाऊंगा। जी, कोरोना काल में भी बड़ी आपने करोड़ों रुपए खर्च किए, योग क्लास चलाई, हाँ, लोगों को कई तरह की सुविधाएं दी कोविड काल में, शादियां भी कराई। देखिए कल ही मेरे पास में एक जो है बेटी आई और उसने मेरे को बोला कि अंकल मेरे को लंग कैंसर है। 22 साल की लड़की थी, हमने उसका कार्ड बनाया। उसने बोला मुझे कार्ड से ज्यादा मेरे लंग कैंसर का इलाज करा दीजिए। तो मैंने कहा कहाँ पर जा रहे हो? उन्होंने बोला मैं दिल्ली सरकार के ILBS हॉस्पिटल में जाती हूँ, वहां मेरे को 2 महीने से जो है एडमिशन नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा, और मेरे से दवाइयों के पैसे भी लेते हैं। तो मैंने कल ही वो बेटी के लिए सारा इंतजाम किया और पूरा उसका इलाज का खर्चा, पूरा उसका रहना, सब कुछ कराना, वो मैंने अपनी जिम्मेदारी के लिए किया कि मैं कराऊंगा। तो जब ये कोविड आया देश में, तो मैं एक दिन पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, दिल्ली में लॉकडाउन था, तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे पिताजी होते तो वो क्या करते। तो मैंने बोला परवेश वो जो है क्या करते, वो अपना सारा घर का पैसा लुटा देते और वो कितने लोगों की जान बचा सकते हैं उतने लोगों की जान बचाते। वो कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन मंगवाते, वो कहीं ना कहीं टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाते, वहां पे बेड लगाते, लोगों की जान बचाते। तो तेरे को भी ये करना चाहिए। तो मैंने देखा मेरी संस्था में कितना पैसा है, मेरे पास कितना पैसा है, मेरी पत्नी के अकाउंट में कितना पैसा है, बच्चों के अकाउंट में कितना पैसा है, सारा पैसा 5 करोड़ रुपए इकट्ठा किया। मैंने मेरे मित्र को बोला कि बाहर से हमको मशीन भेजो। उसने 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मशीन भेजी, हमने उसको पैसा दिया। यहाँ पर हमने 10 जो है हमारी लोकसभा में 10 हमने कोविड सेंटर बनाए, वहाँ पे 500 बेड से ज्यादा हमने वहाँ पे व्यवस्था करी, हजारों लोगों की हमने जान बचाई। तो ये मैंने किया क्योंकि मेरे पिताजी ऐसा करते थे, वो मेरे दिमाग में था। लेकिन ये दिमाग में भी कई लोगों के थे, जब आपको मेहरौली से टिकट दी 2013 में, तो आपको आपकी पार्टी के लोगों ने बाहर ही बता दिया।
ऐसा हुआ अब देखिए राजनीति में ये सब चलता रहता है, मगर वो भी मैंने डी ग्रेड की सीट थी वो, जहां तक मुझे लगता है, जो बीजेपी का मैंने उस वक्त देखा अब था, मेरोली हुआ बीजेपी क्या की था? मानी नहीं जाती थी। हुआ क्या था, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे गडकरी जी। अब मेरे को बार बार ये कहा जा रहा था कि आपको विधानसभा लड़नी है, और आपने जो है ना पिछली बार नहीं लड़ी 2008 में, इस बार तो 2013 में आपको लड़नी है। तो मैंने बोला मगर मेरी इच्छा है लोकसभा लड़ने की। उन्होंने कहा नहीं, पहले आप जो है विधानसभा लड़के दिखाओ, जीत के दिखाओ, फिर उसके बारे में सोचेंगे। मैंने बोला ठीक है। तो मेरे को गडकरी जी ने रात को 12 बजे बुलाया, मेरे को खाना खिलाया। उनकी मीटिंग रात को शुरू होती थी। हाँ, मेरे को खाना खिलाया। और वो गडकरी जी में एक बात तो है कि उनके घर में कोई भी चला जाए, बिल्कुल खुला दरबार है, किसी भी कमरे में घुस जाए हमेशा खाना खिलाएंगे, हमेशा उसको स्नैक्स खिलाएंगे। तो वो बड़ा अच्छा सिस्टम है। तो मैं गया तो उन्होंने खाना वहां पे परोस दिया। तो मैंने कहा भाई खाना इतना प्यार कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो काटेंगे ही। तो मेरे को प्यार से भी बहुत ज्यादा डर लगता है आजकल, प्यार से काटा जाता है। प्यार से काटा जाता है। तो मैंने कहा भाई कुछ तो है बात। तो कह रहे हाँ भाई जो है ना तेरे को विधानसभा लड़ना है। मैंने कहा ठीक है सर लड़ लेंगे। ठीक है कहाँ से लड़ेगा? मैंने कहा जी यहाँ से लड़ लेता हूँ, ये तो अच्छी सीट है, ये तो कोई भी जीत जाएगा। ये आपने बाहरी दिल्ली मांगी होगी? नहीं, मैं अभी तो विधानसभा की बात कर रहा हूँ। मतलब बाहरी दिल्ली की कोई सीट रही होगी? बाहरी दिल्ली की कोई सीट। मुंडका या तो उन्होंने नजफगढ़। बोला ये तो कोई भी जीत जाएगा, अच्छी सीट है। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है सर, फिर जो है ना ये वाली दे दीजिए, ये भी अच्छी सीट है, ये भी कोई भी जीत जाएगा। तो एक काम कर, तू 5 सीट के नाम और बता। मैं 5 सीट के नाम और बताए। कह रहे यहाँ से भी बीजेपी कभी ना कभी तो जीती हुई है। तो मैंने कहा प्रभु आप ही बता दीजिए आप क्या चाहते हैं। कह रहे मेहरोली लड़ो। मैंने कहा सर मेहरोली में एक तो कभी बीजेपी जीती नहीं है, और वहां पे योगानंद शास्त्री जी हैं, बड़ा नाम था योगानंद। वो जो है बड़ा भी नाम था, और मेरे उनसे जो है अच्छे संबंध थे, मेरे जो है पारिवारिक से संबंध थे। और मैंने कहा सर, तो कह रहे नहीं तो ये जीत। तो मैंने कहा सर मेरा पहला इलेक्शन है, हार गया तो। कह रहे बलि देख का बकरा ये बना तो रहे हैं। हारना जीतना तो ये सारा प्रभु के हाथ में है। अगर तेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि तू जीतेगा, फिर तो तू कोई भी सीट से जीतेगा। तो अब वो जो है मेरे को पंप कर रहे थे कि मैं मान जाऊं किसी भी तरीके से। तो फिर उन्होंने एक लाइन मेरे को बोली जो मेरे दिमाग में आज भी रहती है। वो मेरे को बोले तेरे को एमएलए बनना है कि लीडर बनना है? मैंने कहा लीडर बनना है। तो बोले बाकी जो सीट का नाम तू ले रहा है वहां से तो तू एमएलए बनेगा, इट्स ये वाली सीट तू जीतता है फिर तू लीडर बनेगा। मैंने बोला ठीक है सर कर दीजिए। अब जब करे तो पूरी पार्टी ने इस्तीफा दे दिया, मेरे खिलाफ में नारे लगे। तो कई बार मैं देखता हूं कि हम जो है आम आदमी पार्टी से ही नहीं लड़ते, हम जो है अपनी पार्टी से लड़ते रहते हैं। तो अगर बीजेपी से लड़ना बंद कर दे तो कोई हमें हरा नहीं सकता है। उसके बाद मुझे लगता है आप मेहरोली, फिर उसके बाद सांसद, लोकसभा, हाँ, 2 बार जीते। सांसद बने। पश्चिमी। पहली बार भी रिकॉर्ड मार्जिन, दूसरी बार 5 लाख का रिकॉर्ड मार्जिन, और इस बीच आप बन गए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता। 5,80,000। हाँ, मतलब वो सबसे मैक्सिमम था शायद दिल्ली की तो किसी भी सीट जी के जी लिए। जी हाँ। है ना? और फायर इस ब्रांड बीच नेता बने। और आपने, मुझे लगता है शाहीन बाग आंदोलन हुआ था उस वक्त, आप आपने बने बड़ा controversy child basically। बड़ा फायर बयान ब्रांड। दिया था कि जो मुस्लिम है, वहाँ के मुस्लिम जो शाहीन बाग के हैं, वो हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं। वीएचपी का एक कार्यक्रम हुआ था, नहीं, वहाँ मैंने पे ऐसा- आपने पूर्ण बहिष्कार करने की बात कही नहीं, थी। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला था, मेरे शब्द कुछ और थे। क्या थे वो शब्द? हाँ, अभी उन मुझे पर अभी ध्यान कायम है, क्योंकि दिल्ली इलेक्शन आ ही गया है। मुझे अभी आप ध्यान चुनाव नहीं लड़िए है, हैं। मगर फिर मैं आपको सोच के बताऊंगा क्या शब्द थे। अच्छा, मुस्लिम्स को लेकर जो बोला उन पर आप कायम है? लगता है कि वो सच में इस तरह की स्थितियां होती हैं, पैदा करते हैं? अब आप जो है पूरी इसको हमारी बातचीत को एक कोई जो है ना और ही दिशा दे रहे हैं, मगर मैं ये नहीं समझता। मैं ये समझता हूं कि जो है जो भी हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, चाहे वो किसी भी समाज से आते हैं, उनको ये जो है अपना देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी जो है हमारे देश हित के लिए है, कौन सी पार्टी हमारे लिए काम कर रही है, और उनको वो बातें सोचनी चाहिए। उनको किसी पार्टी के भड़कावे में आकर हमारा विरोध नहीं करना चाहिए। आपने शुरुआत में बताया कि आपकी 3 संस्थाओं में एक जो थी वो मुस्लिम, राष्ट्रीय मुस्लिम स्वाभिमान। हाँ, तो वो आप कह रहे हैं कि आपने कभी उसका उतना प्रचार वगैरह नहीं किया, लेकिन वो काम करती है वेलफेयर के लिए, मुस्लिम्स के वेलफेयर के लिए। और दूसरी तरफ आपको इस तरीके से आप अवैध मज़ारों को लेकर मुद्दा उठा देते हैं,
आप लिस्ट पकड़ा देते कि सड़क पे देखिए इन्होंने सड़कें घेरी हुई हैं। ये एक आपकी अपने आप ही इमेज बन जाती है कि आप एक विशेष वर्ग के हितैषी नहीं हैं और आप अपनी राजनीति दिल्ली में इस तरीके से करना चाहते हैं। मेरे घर के बिल्कुल सामने यहाँ के जो है सड़क के ऊपर में मजार है। अब वो जो है इतनी चौड़ी सड़क है मगर वो वहां पे जाके इतनी रह जाती है। तो ऐसे दिल्ली में कोई जो है एक स्थान नहीं है, हजारों स्थान है। परवेश जी, अब क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, आपने बताया कि गडकरी जी ने आपको बुलाया, महरौली जैसी सीट दे दी, तो क्या आपको लगता नहीं कि एक बार फिर से वही परिस्थितियां आ गई और आपको नई दिल्ली से केजरीवाल के सामने लड़ा दिया? क्योंकि केजरीवाल सबसे बड़ा चेहरा फिलहाल दिल्ली में, तो फेस वही है। एक दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि आप भी एक फेस बन सकते हो। देखिए, मेरा जो है सौभाग्य है कि पार्टी ने मेरे को इस लायक समझा है कि मेरे को नई दिल्ली में उतारा है। और अभी हमारी लिस्ट जो है 1-2 दिन में आने वाली है। तो मैं अभी जो है मेरा लक्ष्य एक ही है और वो चिड़िया की आंख मुझे दिखाई दे रही है कि मेरे को अरविंद केजरीवाल को हराना है। क्यों हराना है? क्योंकि उसने 11 साल में दिल्ली के लिए वाकई कोई काम नहीं किया। केवल उसने लोगों को गुमराह करने का काम किया और हमेशा हर वो जो है अपनी नाकामी के लिए या तो वो एलजी साहब को दोष देता रहा या वो प्रधानमंत्री जी को दोष देता रहा। वो प्योर एक जो हम कहते हैं कि राजनीतिक व्यक्ति है और वो 100% जो है झूठ बोलते हैं, महाठग हैं। और ना केवल दिल्ली को बल्कि उस यहाँ की विधानसभा की जनता को उन्होंने ठगा है जिन्होंने उनको 3 बार ना केवल विधायक बनाया, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। तो इतनी सीटें जीतने के बाद अगर आदमी 2 रुपए का काम नहीं कर सकता और वो अपना शीश महल बना रहा है और वो दिल्ली में शराब की पॉलिसी लेके आ रहा है। जब लोग कह रहे थे कि हमको जो है दवाई दे दो, ऑक्सीजन दे दो, तो वो कह रहा है कि शराब ले ली, एक बोतल के बदले में 1 बोतल ले लीजिए। तो ऐसा व्यक्ति आज वो कह रहा है कि मेरे को एक मौका और दीजिए। अभी वो 10 दिन पहले बोलता है कि मैं दिल्ली को साफ पानी नहीं दे पाया, 4 दिन पहले वो ऐसे करके पानी पी रहे हैं। तो ऐसा वो गुमराह करते हैं कि दिल्ली के लोग उनके झांसे में फंस जाते हैं। मैं सोचता हूं कि एक बार दिल्ली को ऐसी सरकार मिले जो बिना झगड़े के चले, बिना कारणों के चले, बिना एक्सक्यूज दिए चले, जो केवल कहे कि ये काम मेरा है और मैं करूंगा, ये काम मेरा है, मेरी सरकार का है और मेरे को मोदी जी मदद कर रहे हैं। मोदी जी भी उसी को मदद करेंगे, उसी को पैसा करेगा देंगे जो है भ्रष्टाचार नहीं करेगा, जो काम करेगा। उनके यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे यहाँ पे नजफगढ़ में हॉस्पिटल नहीं बन रहा था, मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे को 100 करोड़ रुपए दिया और वहां पे 100 बेड का हॉस्पिटल बना दिया और वो बन के तैयार हो गया। तो उनके पास जाइए, काम बताइए, हमारी ये है योजना, ये मैं दिल्ली के लिए करना चाहता हूं, वो आपको पैसा देंगे। मगर आपने शीश महल बनाना है, आपने शराब की पॉलिसी लेनी है, आपको भ्रष्टाचार करना है, आपको विज्ञापन में पैसे खर्च करने हैं, आपको अपनी महिला को मारना है ना, अपनी नेत्री को स्वाति मालवाल की वहां पे पिटाई करनी है, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को बुला के सीएम हाउस में पिटाई करनी है, और ये जो उनके विधायक हैं वो अपने घरों से बम फेंकते हैं। तो ये जो सारे काम हो रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली को मैं समझता हूं 20 साल नहीं 50 साल हम लोग पीछे ले जाने का काम किया। तो इस आदमी का यहां से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज कोई आचार संहिता नहीं है, आज केजरीवाल को कोई भी स्कीम लाने से कोई नहीं रोक रहा, अगर वो उसको ढंग से कैबिनेट में पास करा के लॉन्च करके लेके आए, उसका बजट का प्रावधान कराएं। मगर दिल्ली का बजट आज वो माइनस में चला गया। आज एक तरफ तो वो कह रहे प्रधानमंत्री जी हमको पैसा दीजिए 10,000 करोड़ 20,000 करोड़, और एक तरफ कह रहे हैं ये भी फ्री वो भी फ्री। ऐसा होता है क्या कहीं पे? वहां पे भगवत मान ने जो है वहां पे 3 साल से सारे पंजाब का भट्टा बिठा दिया, मैं ये फ्री दूंगा वो फ्री दूंगा। वो भी जैसे चुनाव खत्म हुआ और वो भी प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच गया, मेरे को पैसा दीजिए 50,000 करोड़ रुपया 1 लाख करोड़ रुपया। अरे आपको पैसा देंगे अगर आप वहां पे फ्लाईओवर बनाएंगे, पैसा देंगे वहां पे हॉस्पिटल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, स्टेडियम बनाएंगे। इसलिए पैसा नहीं देंगे क्योंकि वहां पे शराब के ठेके खोलेंगे, इसलिए पैसा नहीं देंगे वहां पे भ्रष्टाचार करेंगे। तो कुछ तो काम किया होता। आज वो अरविंद केजरीवाल कह रहा है एक मौका और दीजिए, मैं सारी यमुना को साफ कर दूंगा। मैं मान लेता, काम तो शुरू किया होता, कोई वहां पे नक्शा तो दिखाया होता, कोई उसका टेंडर तो किया होता,
जब 11 साल में एक वहां पे ईंट नहीं लगी है तो अगले 5 साल में काम खत्म हो जाएगा, इस बात पे कौन विश्वास करेगा? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं जादूगर हूँ और मैं जो कहता हूँ मैं वो करके दिखाता हूँ, जो स्कीम मैं कह रहा हूँ, जो योजनाएं मैं कह रहा हूँ, मैं लागू करके दिखाऊंगा और बीजेपी दिखेगी। केवल एक ही बात में उनकी सच्चाई आज तक दिखाई दी। उन्होंने कहा सत्येंद्र जैन अंदर जाएगा, जेल जाएगा, चला गया। वो बोले संजय सिंह जेल जाएगा, चला गया। उन्होंने कहा मैं जेल जाऊंगा, चला गया। वो जिसको जेल जाने के लिए बोलते हैं वही चला जाता है। अब वो कह रहे आतिशी जेल जाएगी। अब ये तो उसने क्या भ्रष्टाचार किया है, कौन से घोटाले में जाएगी? यही कोई जादूगर का जादू तो नहीं है कि जो बोलते हैं वही सब सही हो जाता है? नहीं, केवल इसी में सच्चाई है, बाकी कोई उनमें सच्चाई नहीं। अभी दिल्ली की जनता उनके खेल को समझ गई है। लेकिन ये क्या खेल है प्रवेश जी, 1100 रुपए वाला? वो महिला सम्मान लेकर आए, आपने तो देना ही शुरू कर दिया। देखिए, आज जो मैंने कहा, देश का कोई कानून, मेरी एनजीओ ने जो मेरे पिताजी ने बनाई थी राष्ट्रीय स्वाभिमान, वो आज से काम नहीं कर रही है। चाहे वो कारगिल का युद्ध था, उसमें सारे हमारे जो शहीद जवान थे उनके परिवारों को 1-1 लाख रुपए राशि यहाँ पे इंदिरा गांधी स्टेडियम में बुलाकर हमारे अडवाणी जी के हाथों के में दी थी और वो सारे परिवारों को 1-1 लाख रुपए की राशि दी थी। फिर वो गुजरात में वहां पे अर्थक्वेक आया था तो वहां पे 2 गांव बसाए थे, 2000 से ज्यादा मकान बनाकर लोगों को वहां पे अपना फ्री दिए थे और सारा सामान दिया था। घर के अंदर जितना सामान होता है सारा दिया था और वो उसका उद्घाटन हमारे वाजपेयी जी ने किया था। फिर वहां पे उड़ीसा में साइक्लोन आया, वहां पे 4 गांव बनाए, उसका उद्घाटन किया हमारे अब्दुल कलाम जी ने। तो इतने बड़े बड़े काम किए हमने, कोविड में काम किया, ये उनको नहीं दिखाई दे रहा। कल कोई मेरे घर में बच्ची आई, मैंने उसको पैसा दिया इलाज करने के लिए, वो नहीं दिखाई दे रहा। मैं और एक बेटी की मैंने शादी कराई इसी नई दिल्ली विधानसभा में आकर, वो नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ये तो दिखाई देगा ना, चुनाव से पहले इतनी महिलाओं को 1100 देखिए, रुपए। आज क्या केवल परवेश वर्मा एनजीओ चला रहा है? दिल्ली में हजारों लोग एनजीओ चलाते हैं, लोग जाके रात को कंबल बांटने का काम करते हैं, मगर उनको केवल परवेश वर्मा दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल के सामने आया हूं। उनको वो हजारों एनजीओ नहीं दिखाई दे रही, तो क्या उनके लिए चुनाव नहीं चल रहा? नहीं, परवेश जी, क्या वो सभी को काम करने से रोक देंगे? कैश एनजीओ काम करते हैं। मैं जो आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप जो है गाड़ी से जा रहे होंगे और आपको कोई ऐसी बच्ची दिखाई देगी और आपको लगेगा उसके तन पर कपड़े नहीं हैं या उसको ठंड में कोई जो है स्वेटर की जरूरत है और आपके पास में स्वेटर होगा या आपके पास में पैसे होंगे, तो आपको उसको कोई नहीं देंगे पैसा, कोई मदद नहीं करेंगे। तो कौन रोक रहा है उनको? मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी, आप भी दीजिए ना। आपको कौन सी कानून रोकती है? कौन सा संविधान रोक रहा है? मैं मेरे अकाउंट से पैसा निकालकर, एनजीओ के अकाउंट से पैसा निकालकर, सारी महिलाओं के लिए स्कीम लाकर अगर उनको पैसा दे रहा हूं, मेरे को कौन सा कानून रोकता है? मेरा अकाउंटेंट बने आपको, देशद्रोही हैं आप। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। अगर एक तो वो लेके आते हैं स्कीम, कोई पैसा नहीं दे रहे, ना वो पंजाब में दे रहे, मैं लेके आ रहा हूं, मैं सबको आज ही कार्ड बना रहा हूं, आज ही दे रहा हूं, तो मेरे को कोई कानून नहीं रोकता। किसी गरीब की मदद करने के लिए मेरे को कोई कानून नहीं रोकता है। मतलब हर महिला को आप देंगे? नहीं, नई दिल्ली विधानसभा की कोई भी वोटर आएगी, कोई भी महिला आएगी, कोई भी बहन आएगी, मैं ये नहीं देख रहा कि वो आम आदमी पार्टी की वोटर है, वो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है, उनको भी मिलेगा। वो जो है कांग्रेस की कार्यकर्ता है। मेरे कैंपों पर किसी से ये सवाल नहीं पूछा जाता। जो महिला आती है कार्ड बनाने के लिए, उसका कार्ड बनाते हैं और उसको सम्मान देना शुरू करते हैं। प्रियंका भी आएगी नई दिल्ली में? पर नहीं, मेरी प्रियंका नहीं, हमने वो कार्ड के ऊपर में 4-5 जो है कंडीशन रखी हुई है। अगर आपकी आय 5 लाख से ज्यादा है तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके पास में कोई भी 4 पहिए की गाड़ी है, कोई भी 4 व्हीलर है, तो आपको नहीं मिलेगा। दोनों है प्रियंका के पास। हाँ, इसलिए नहीं मिलेगा। और मेरी तो विधानसभा भी नहीं है ना। तो हमने 4-5 कंडीशन रखी हुई। अगर कोई महिला टैक्स देती है तो नहीं मिलेगा। अगर कोई महिला के पास में कोई उसके परिवार का कोई प्रधान है देश में, कोई भी जनप्रतिनिधि है, तो नहीं मिलेगा। अगर उसके पास में 5 एकड़ से ज्यादा, 2 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो नहीं मिलेगा। तो वो महिलाओं को नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो महिला आएंगी उसको मिलेगा। सीधा परवेश जी, आपको ये कहा जा रहा है क्योंकि आप चुनाव से पहले जिस विधानसभा से आप लड़ने का दावा भर रहे हैं, उस विधानसभा की महिलाओं को घर बुलाकर लिफाफे में 1100 दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है आप वोट खरीद रहे हैं। देखिए, अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। अभी मैं यहाँ से कैंडिडेट भी नहीं बना हूँ ऑफिशियली।
तो मेरे को ये काम करने से कोई नहीं रोकता है, कोई कानून नहीं रोकता है। तो अभी जो है सुबह मेरी धर्मपत्नी बोली, स्वाति, कहाँ से? तो वो बोली कि ये कहाँ है पैसा। तो मैं सोचा कौन सा पैसा, क्या हाँ, तो बोली ये बोल रहे केजरीवाल जी आपके घर में 100 करोड़ रखा है, मैं आपसे पैसा मांग रही हूँ थोड़ा शॉपिंग के लिए, तो मेरे को पैसा तो दे दो। तो आप तो बोल रहे हो 2-4 लाख ही रखा है घर में, ये बोल रहे 100 करोड़ रखा है, कहाँ रखा है। तो केजरीवाल पे विश्वास कर रही है आपकी धर्मपत्नी? नहीं, वो तो मेरे से मजाक कर रही थी कि मैं उसको भी थोड़ा सा दे दूं, तो मगर ये कोई ऐसी बात नहीं है। जो मेरी औकात है, जैसे मैंने बताया, जो मेरी एनजीओ की औकात है। कोई और आंकड़ा बनाया आपने कि इतनी महिलाओं को दे सकते हैं और इतने महीने तक देंगे, कितना पैसा? देखिए अभी तो जो मेरी फाइनल फिगर होगी वो मैं आपको बता दूंगा, मगर जो भी महिलाएं आ रही हैं, हम कोई भी महिला को मदद करने से मना नहीं कर रहे, सभी का कार्ड बना रहे, सभी को लेकिन मदद। संजय सिंह तो ईडी में शिकायत कराए वही मैं ब्यौरा कह- मांगने के देखिए, लिए। आज पूरी आम आदमी पार्टी, पूरी इनकी दिल्ली सरकार, पूरा अरविंद केजरीवाल, पूरा सिस्टम सब मेरे को गाली देने में लगा हुआ है। मैं उनको बोल रहा हूँ, वो मेरे घर के बाहर आके यहाँ पे भाषण देके जा रहे हैं। घर के अंदर आइए ना, मैं आपको दिखा देता हूँ सब कुछ। ऐसे कोई भी काम मैं यहाँ पे चोरी छिपे नहीं कर रहा, सारे पूरा काम ब्यौरा मिलेगा। नहीं, पूरा ब्यौरा मिलेगा। मैं आपको चाय पिलाऊंगा, समोसा खिलाऊंगा, आपको सिस्टम दिखाऊंगा। आपको तो मेरे से सीखना चाहिए, मेरी संस्था कैसे काम कर रही है, आपको तो सीखना चाहिए, ताकि आप भी कुछ अच्छा काम कर सकें। तो आप आइए, मैं आपको सिखाता हूं कैसे काम करते हैं, कैसे गरीबों की मदद करते हैं। आपके साथी जो हैं बीजेपी में, उन्होंने कहा कि 2 घंटे में 8 ट्वीट कर दिए अरविंद केजरीवाल ने इसी 1100 रुपए की घटना को लेकर, कहा बौखला गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा 1100 नहीं, उन्होंने 1000 रुपए का ट्वीट किया, अच्छा, 100 रुपए कम कर दिया। मैं 1100 दे रहा हूँ, वो कह रहे 1000 रुपए दे रहे हैं। 100 रुपए कम मत करिए। 1100, हाँ, 1100 आपका जो मानी कि ये आपने- सिलसिला चलता रहेगा आपका 1100 रुपए वाला? जी, कोई भी, और केवल ये वाली स्कीम नहीं, हम और भी स्कीम लेके आएंगे। जो भी यहाँ की महिलाओं को दिक्कत है, जो भी भाइयों को दिक्कत है, अगर उनके बच्चों की नौकरी नहीं है, मैं जो है जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी निकले चाहे प्राइवेट निकले, मैं वहां पर उनको नौकरी दिलाने का काम करूंगा। यहाँ पर बहुत सारी बस्तियां हैं, उनको नियमित करने का काम करूंगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, उनको देने का काम करूंगा। केवल एक काम पर नहीं रुकना, मैंने वो सारे काम करने हैं जिन लोगों की इनको जरूरत है। लेकिन ये सारे काम तो हो पाएंगे परवेश जी, अब भाभी जी को शॉपिंग करा दो, नहीं पता चला कि सारा पैसा उधर ही चला गया। तो यही ट्वीट की सीरीज की हम बात कर रहे थे, तो उसमें अरविंद केजरीवाल ने आपके पिताजी को मेंशन करते हुए कहा कि वो होते तो देशद्रोही बेटे को देखते तो कैसा महसूस करते। ये आपको लगा कि जरूरत नहीं थी इतना लिख देने की, थोड़ी राजनीतिक सुचेता की भी बात रहती है? मेरे पिताजी होते तो आज जो है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नहीं होता, अगर वो होते तो अभी ठीक है। अभी जो है अरविंद केजरीवाल का झूठ चल रहा है, लोग उसके झूठ में फंस रहे हैं, मगर इस बार हमारी सरकार बनेगी और हम दिल्ली के लोगों को काम करके दिखाएंगे। दिल्ली के लोगों को विश्वास होगा कि अगर कोई काम कर सकता है, अगर कोई अपने जो है वायदों को पूरा कर सकता है, अगर कोई मोदी जी की गारंटी को पूरा कर सकता है, तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, एक आपसे आखिरी सवाल, और क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि आप जैसे ही सक्रिय राजनीति में सांसद, विधायक, सांसद रहे, फायरब्रांड नेता बन गए, कंट्रोवर्सीज भी हमेशा रही, आपका एक विशेष वर्ग को लेकर कुछ ना कुछ कमेंट ऐसा आ जाता है जिससे बवाल हो जाता है। आपको तो प्रचार भी रोक देना पड़ा था, आपकी वाइफ ने आपकी अभियान पे प्रचार किया था। अब विधानसभा चुनाव है, अभी प्रवेश किस तरीके से सोच रहे हैं? क्या आप अपने इश्यूज, जैसे आप जिसकी आप पहले बात भी कर रहे थे, मजारों को लेकर आप बीच में आए थे, आपने कहा था ये अवैध हैं, सड़कों से हटने चाहिए, सड़कें घेरी हुई हैं, इसके अलावा आपने कई बार कई अलग अलग रेफरेंस में एक वर्ग विशेष को लेकर बात की है। इस चुनाव में एहतियात बरतने वाले हैं परवेश, या इस बार मुद्दे कुछ और हैं? देखिए, मेरा जो है ना लक्ष्य, वो केवल चिड़िया की आंख है, और वो है कि अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली से हराना है। मेरा आने वाले 1 महीने में यहाँ के हर जो है मतदाता से मिलना, उनके घर जाना, उनको अपने बारे में बताना, मेरे मैनिफेस्टो के बारे में बताना, यहाँ की समस्याओं के बारे में पूछना, और उनसे ये वायदा करना कि मैं 5 साल नहीं, मेरे को एक मौका देंगे तो मैं अगले 6 महीने में सारी समस्याओं को खत्म करूंगा, क्योंकि मैंने ऐसे काम मेरी लोकसभा में करके दिखाए हैं।
मैंने मेरी लोकसभा में 90,000 करोड़ के काम हुए पिछले 10 साल में, तो इतने काम मैंने करके दिखाए हैं। आज सारे लोग जो है, मैं क्या काम होता है, कैसे काम होता है, वो जो है मुझे पता है। अगर एक काम के पीछे मैं लग जाता हूं तो मैं उसको बिना कराए नहीं छोड़ता हूं। परवेश भाई, एक आखिरी सवाल कि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव, अगर आप दावा भी कर रहे हैं बीजेपी की सरकार बनती है, तो जैसे पिताजी रहे, क्या वो जगह आपको मिलेगी? देखिए, मैंने कहा कि जो भी मेरे डेस्टिनी में लिखा है, जो मेरे भाग्य में लिखा है, वो तो होगा, मगर मेरा सीएम हो सकते हैं मेरी परवेश जी? अभी कोई सोच ही नहीं है। मेरी केवल एक ही सोच है कि अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली से हराना है, और ये मैं हरा के रहूंगा। मेरे हनुमान जी मेरे साथ हैं। बिल्कुल, परवेश जी का कहना है कि हनुमान जी उनके साथ हैं, और जहां तक उनके पिता की बात है, तो पिता होते तो केजरीवाल नहीं होते और सरकार बीजेपी की बनेगी, ऐसा वो दावा कर रहे हैं।